हेलो एवरीवन, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ सेरिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ डू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन योर फोन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वेरियस फीचर्स। इसमें आपको मिलते हैं डिफरेंट कोर्सेज जो आपके एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, उनकी टेस्ट सीरीजेस अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, ICR ई नोट्स अवेलेबल है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए भी, और ऑल्सो दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस। और यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे आपको अपलोड किया जाता है, जिसके बेस पे आप अपनी स्टडी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूट्यूब क्लासेस और उसकी नोट्स, ये सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो टाइमली आपको नोटिफिकेशन जा सके और आप उस वीडियो को सही टाइम पे देख सकें। सो विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन पेपर। ओके, विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। Starting with first number question number 1, majority of silk producing insects belong to which family in order of Lepidoptera? जैसे कि अगर आप जानते हैं कि अगर इंडिया में हम सिल्क की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से सिल्क प्रोड्यूस होते हैं, तो आपकी मलबरी सिल्क प्रोड्यूस होती है, टसर सिल्क प्रोड्यूस होती है, मूगा सिल्क प्रोड्यूस होती है, एरी सिल्क प्रोड्यूस होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो सिल्क प्रोड्यूस होती है वो होती है आपकी मलबरी सिल्क। और मलबरी सिल्क जो प्रोड्यूस करता है वो इंसेक्ट होता है बॉम्बेक्स मोराई। ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई जो होता है वो आपका मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा 89% ऑफ द प्रोडक्शन जो इंडिया में मलबरी का होता है वो बॉम्बेक्स मोराई से ही होता है। और वो आपकी जो उसकी जो फैमिली है, उस लेपिडोप्टेरा की जो फैमिली है वो बॉम्बेक्सिडी है। ठीक है, बॉम्बेक्सिडी फैमिली से, जैसे बॉम्बेक्स मोराई से आप समझ सकते हैं कि बॉम्बेक्सिडी उसकी फैमिली है। ओके, अब हम बात करते हैं द सिल्कवर्म कॉमनली फाउंड इन इंडियन ट्रॉपिकल टसार, यानी कि जो सिल्कवर्म आपका टसार सिल्क प्रोड्यूस करता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रॉपिकल रीजन में, जो इंडिया का ट्रॉपिकल रीजन है, यानी कि हिमालयन रीजन के आसपास जो ट्रॉपिकल रीजन, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे टसार सिल्क आपको प्रोड्यूस होता है। ये स्लाइटली येलोइश कलर में होता है आपका टसार सिल्क। इसको आप एंथीरिया माइलेटा, इसका जो इंसेक्ट का नाम है वो एंथीरिया माइलेटा है उसके इंसेक्ट का नाम, जो कि आपका टसार सिल्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज जनरेटेड थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ सिल्क इन ईयर 2021, यानी कि आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में सिल्क प्रोड्यूस होता है वो वेरियस स्टेट्स में आपका जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, और वेरियस सिल्क रूट के थ्रू आपको आपके जो वेरियस कॉन्टिनेंट्स है उसमें सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। 2021 में आपका 211 मिलियन $US का जो आपका एक्सचेंज है, इतना अमाउंट ऑफ आपका जो प्रॉफिट है वो जनरेट हुआ था किससे? फॉरेन एक्सचेंज से। तो आपका राइट आंसर क्या है? 211 मिलियन $US। अब वो तो आपको मिल गया कि आपने जितना एक्सपोर्ट किया था उससे कितना आपका फॉरेन एक्सचेंज जनरेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग 2020 टू 2021, यानी इस ईयर में आपके इंडिया में कितना रॉ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। रॉ सिल्क का मतलब इसके बाद उसके अंदर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद उसके जो आपके क्लोथिंग्स और वेरियस जगह पे उसका यूज होता है। ठीक है, तो वो आपका कितना प्रोड्यूस हुआ था? वो आपका प्रोड्यूस हुआ था 33,770 मिलियन टन। इतना रॉ सिल्क आपका 2020 टू 2021 ईयर में प्रोड्यूस हुआ था, यानी एक ईयर का जो प्रोडक्शन है रॉ सिल्क का वो आपका 33,770 मिलियन टन था। ठीक है, अब हम बात करते हैं विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया।
जब आप बात करते हैं कि इंडिया में जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो वेरियस स्टेट्स में प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जहाँ पे वो मूंगा सिल्क प्रोड्यूस होता है, ट्रॉपिकल रीजन में टसार सिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है आपके झारखंड एरिया, उड़ीसा एरिया में, और आपके जो हिमालयन और ट्रॉपिकल हिमालयन रीजन होता है वहाँ पे आपकी मलबरी सिल्क प्रोड्यूस हो रही होती है। और जो आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है सिल्क का वो है आपका कर्नाटका। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के और कर्नाटक के बीच में सबसे ज्यादा जो आपका सिल्क है वो आपका कर्नाटका मैसूर रीजन में जनरेट यानी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑथेंटिक रेफरेंस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज फाउंड इन। जब पहली बार जो आपका सिल्क प्रोडक्शन है वो चाइना में फाइंड किया गया था, और चाइना के थ्रू एक सिल्क रूट क्रिएट किया गया था थ्रू टू वेरियस कंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका जो एविडेंस है कि सिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो आपको चाइना में देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The government of India through Central Silk Board has implemented a central sector scheme named as। ठीक है, तो जो आपका सेंट्रल सिल्क बोर्ड है जो 1948 में जो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम पे इन्होंने ना एक आपका स्कीम लॉन्च किया था। ठीक है, जिसका नाम है आपका सिल्क समाग्रा। ठीक है, सिल्क समाग्रा के अंदर क्या था कि जितना भी आपका सिल्क इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हमको इससे देखने को मिल रहे थे, तो इसमें क्या था कि जो आपके सिल्क के जो प्रोडक्शन टेक्निक्स है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करी जाए, जो आपके ककून्स है, जो आपके प्लांटेशन है उसके अंदर प्रोडक्शन हो जाए, और जो आपके जो सिल्क सीड्स है, जो आपके मलबरी सीड्स है और सीड जो आपके एग्स वगैरह हैं सिल्क वर्म के, वो सबके जो मेंटेनेंस और टेक्निक के इंप्रूवमेंट के लिए आपका सिल्क समग्रा जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। किसके थ्रू? सेंट्रल स्कीम सिल्क बोर्ड के थ्रू, जो एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1948 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस सिल्क वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू रोम ड्यूरिंग हुज पीरियड इन 50 BC। ओके, अगर हम बात करते हैं कि जो सिल्क रूट बनाया गया, ठीक है, पहले तो वो चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ था, पर हिस्टोरियंस के अनुसार कि इंडिया में जो सिल्क है वो रोम से इंडिया में जब सिल्क इंट्रोड्यूस हुआ तो वो किसके पीरियड के टाइम था? जो कनिष्क एक रूलर थे। ठीक है, कनिष्क रूलर जब उनका रूलिंग पीरियड चल रहा था इंडिया के अंदर, उस समय जो सिल्क है वो आपका रोम से इंडिया के अंदर आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसमें क्या पूछा है आपका कि फैमिली ऑफ मलबरी इज, यानी कि आपको ये पता है कि जो आपका सिल्कवॉर्म है वो मलबरी लीव्स पे फीड करता है और उसी पे अपना जितना भी लाइफ साइकिल है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो आपकी मलबरी है वो कौन सी फैमिली से आती है? तो अगर आपको ये जानना है कि मलबरी कौन सी फैमिली से आती है तो पहले तो मलबरी का जो साइंटिफिक नेम है वो समझिए। ठीक है, जो आपकी मलबरी सिल्क है, जो व्हाइट मलबरी सिल्क है वो आपका मोरस अल्बा यानी कि व्हाइट मलबरी ट्री से, जो आपकी व्हाइट मलबरी ट्री होती है जिसका साइंटिफिक नेम है मोरिस अल्बा। ठीक है, उसके ऊपर ही आपका जो सिल्कवर्म है, क्या बोलते हैं सिल्कवर्म, वो उसके ऊपर फीड करता है। अपने जो जितने भी रिप्रोडक्टिव फेजेस होते हैं वो उसको उस पे उसी सिल्क पे एक्ट करता है। ठीक है, तो आपका जो मलबरी सिल्क है वो आपका मोरेसी फैमिली पे में बिलोंग करता है। ठीक है, और मलबरी का जो आपका साइंटिफिक नेम है वो क्या है? मोरिस अल्बा। ठीक है, व्हाइट मलबरी सिल्क का। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका मलबरी प्लांट है ये नेटिव कहाँ का? जनरली कि सबसे ज्यादा जो आपका मलबरी प्लांट्स है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द आपका जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो मलबरी सिल्क प्रोड्यूस होता है। तो जो मलबरी प्लांट्स वो नेटिवली, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट नेटिवली कहाँ आपके ग्रो किए जाते हैं? तो वो आपके लोअर हिमालयन रीजन ऑफ इधर इंडिया और चाइना। जो लोअर हिमालयन रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा आपकी मलबरी प्लांटेशन होती है। ओके, अब यहां पे बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्हाइट मलबरी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि व्हाइट मलबरी क्या है और ईस्टर्न एशिया मलबरी, यानी कि ईस्टर्न एशिया की जितनी भी कंट्रीज है वहां पे आपको व्हाइट मलबरी ग्रो की जाती है और इसी के ऊपर आपका मलबरी सिल्कवर्म जो वो मलबरी सिल्क प्रोड्यूस करता है। तो वो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मोरस अल्बा। ठीक है, और जो मोरस नाइग्रा है वो आपका ब्लैक मलबरी होता है। ठीक है, मोरस नाइग्रा जो है वो आपका जो ब्लैक मलबरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मलबरी वैरायटीज आर सजेस्टेड फॉर
हैवी रेनफॉल रीजन, यानी कि जो आपके मलबरी प्लांट की वैरायटी है जिसमें जिस एरिया में आपको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, जैसे कि जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ये सारे एरियाज में आपकी कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा रेकमेंड की जाती है? ठीक है, तो S795 जो आपकी वैरायटी है मलबरी प्लांट की, वो यहाँ पे रेकमेंड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ फॉस्फोरस इज सूटेबल फॉर मलबरी कल्टीवेशन, यानी कि अगर आपको मलबरी कल्टीवेशन करना है तो उसमें आप नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे, फॉस्फोरस अप्लाई करेंगे, पोटेशियम, जो बेसिक आपका फर्टिलाइजर कंपोनेंट होता है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन जो आपका फॉस्फोरस है वो आपको कैसा अप्लाई करना, जो आपका फॉस्फोरस है वो वाटर सॉल्युबल फॉस्फोरस होना चाहिए। ठीक है, जो आपके मलबरी कल्टीवेशन के लिए आपका वाटर सॉल्युबल फॉस्फोरस ही सूटेबल माना जाता है। यहां पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट हाउ मेनी डेज आफ्टर प्लांटिंग ऑफ मलबरी, यानी कि जब आप मलबरी प्लांटिंग कर देते हैं उसके बाद उसके कितने दिनों बाद आपको फर्टिलाइजर जो है अप्लाई करना है। तो जनरली जो पहला डोज आप फर्टिलाइजर का अप्लाई करते हैं मलबरी प्लांटेशन के बाद, मलबरी प्लांट करने के बाद, वो आता है आपका 55 से लेकर 60, यानी 55 to 60 डेज आफ्टर द सोइंग यू हैव टू अप्लाई द फर्टिलाइजर्स। ओके, now the next question is cutting are prepared in India from the younger plant are called, okay? तो पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पूछा गया है कि जब आप देखते हैं कि जो आपकी मलबरी का जो कल्टीवेशन होता है, जब मलबरी कल्टीवेशन होता है तो वो आपके कटिंग से होता है, ठीक है, ग्राफ्टिंग से होता है, एयर लेयरिंग से होता है, इन सब तरीकों से आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरह से होता है। उसके सीड से आप ग्रो नहीं करते हैं मलबरी प्लांट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका जनरली जो यंग प्लांट आप जनरेट कर रहे होते हैं कटिंग के थ्रू, वो कौन सी उस कटिंग को आप क्या कहते हैं? जब आप किसी भी यंग प्लांट से कटिंग प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग, क्योंकि वो थोड़ा टेंडरस होता है ना, तो इसलिए उसको सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं। यंग प्लांट्स थोड़ा टेंडर इन नेचर होते हैं, सो उसको हम सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ मलबरी ट्री। तो मलबरी ट्री में क्या क्या कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलती हैं? तो आपको कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, ये तीनों प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेगी। सीडलिंग वाला जो आपका फेज है ये आपको मलबरी कल्टीवेशन में देखने को नहीं मिलता है। जनरली जो आपका जो मलबरी कल्टीवेशन होता है जनरली उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका चाहिए? उसके फ्रूट्स आपके लिए उतने इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है जितने उसके लीव्स है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ आपको चाहिए, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन सबसे ज्यादा कराया जाता है। ठीक है, तो उसमें आपका कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग, ये तीनों जो आपके कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं वो मलबरी ट्री के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट हार्मोन और जो ग्रोथ रेगुलेटर्स आर यूज्ड टू इंड्यूस रूटिंग इन द कटिंग मेथड ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि जब आप कटिंग मेथड ऑफ प्रोपगेशन यूज करते हैं, आपने एक कटिंग ले ली, ठीक है, कटिंग तो एक स्टेम का एक छोटा सा सैंपल हुआ, ठीक है, अब उसके बाद उसके अंदर रूटिंग होनी है, उसमें आपकी जो लीव्स हैं वो ग्रो होने हैं, तो उसमें क्या आप कुछ ना कुछ हार्मोन्स उसमें इंड्यूस करें। जब भी आप एक कटिंग लेते हैं तो उसमें जो IBA यानी कि इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये एक टाइप ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ठीक है, आपके जो सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं उसका एक टाइप है आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और जब आप ऑक्सीजन का क्या क्या काम है, ऑक्सीजन के अंदर आपका वो एपिकल डोमिनेंस में आपका हेल्प करता है, यानी कि एपिकल पोर्शन में आपका प्रेजेंट होता है, और रेस्ट आपके रूट इनिशिएशन में भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड है वो आप कटिंग में अप्लाई करेंगे ताकि उसके अंदर वो रूटिंग प्रोपेगेट कर सके, ठीक है, रूटिंग स्टार्ट कर सके। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ग्राफ्टिंग इज अ मेथड वेयर डैश इज अटैच्ड टू द स्टॉक, यानी कि जब हम ग्राफ्टिंग मेथड यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक बेस लेते हैं और उसके अंदर एक जो आपका दूसरा प्लांट होता है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, दो प्लांट्स का इनकॉर्पोरेशन होता है, उसको हम ग्राफ्टिंग करते हैं, और जो जिस जगह पे वो दोनों का इंटरलिंक होता है, जहाँ पे वो ज्वाइन हो रहे होते हैं, उसको फिर हम कवर कर देते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो आपका जिसमें वो आप ऐड कर रहे हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं, और जिसको ऐड कर रहे हैं उसको हम स्कियोन कहते हैं। ठीक है, तो स्कियोन वो पार्ट है जो आप ऊपर से ऐड कर रहे हैं, और जो स्टॉक है वो बेसल पार्ट है जो कि रूट रीजन में है, उसको आप स्कियोन कहते हैं, उसको आप स्टॉक कहते हैं, और जो आप ऐड कर रहे हैं उसको आप
स्कियोन कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर में एक टाइप ऑफ आपका जो प्रोपेगेशन होता है वो है कमर्शियल प्रोपेगेशन है ग्राफ्टिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि मलबरी में आपका कल्टीवेशन जो होता है वो आपका ग्राफ्टिंग, कटिंग, बडिंग ये तीनों प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं ग्राफ्टिंग ऑफ मलबरी की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ग्राफ्टिंग ऑफ मलबरी द स्कियोन यूज्ड शुड बी वेल ग्रोन शूट ऑफ हाउ मेनी ईयर ओल्ड प्लांट, ठीक है। तो जो आपका अगर आप मलबरी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आप स्कियोन यूज करेंगे वो एटलीस्ट कितने, उसका जो एज है वो कितना होना चाहिए, तो वो एटलीस्ट आपका 1 साल का स्कियोन, आपको 1 साल का स्कियोन जो है वो आपको यूज करना होगा मलबरी। जब मलबरी कल्टीवेशन में आप ग्राफ्टिंग मेथड यूज करते हैं तो उसको स्टॉक में जो आप स्कियोन लगाएंगे वो कम से कम आपका 1 साल का होना चाहिए, यानी 1 साल की उसके अंदर जो ग्रोथ हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पूछ रहा है विच मेथड इज यूज्ड टू मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिलेक्टेड वैरायटी, ठीक है। आपका अगर आपने एक सिलेक्टेड वैरायटी चूज किया है और उसके अंदर ही आप स्कियोन, और देखिए किसी भी तरह का जो आप अपना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो आपका नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक बार आपने क्रॉप ग्रो कर दी, नेक्स्ट आपकी जो क्रॉप ग्रोथ हो उसमें वो जो आपके जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बचे हुए रहें। तो इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, जो आपका स्टॉक होता है उसमें आपके नए प्लांट को ऐड करते हैं ताकि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका वो मेंटेन रहे। तो ये आपका ग्राफ्टिंग के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ प्रोपेगेशन विच इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ रूट फ्रॉम अ स्टेम वाइल स्टिल अटैच टू द मदर प्लांट इज कॉल्ड। अब देखिए जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है, या बडिंग करते हैं या जो भी, उसमें क्या होता है जिस मदर जो उसका मदर प्लांट होता है, जिस प्लांट से हम किसी प्लांट से एक कटिंग को निकाल देते हैं, यानी उसको एक पोर्शन को काट के अलग कर देते हैं, फिर उसको दूसरे प्लांट में अटैच करते हैं और फिर उसमें वो दूसरा प्लांट नए प्लांट में जनरेट होता है। लेकिन वो मेथड बताइए जिसके अंदर आप जो है आपका जो न्यू प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं वो मदर प्लांट से अटैच रहता है। तो वो आपका जो प्रोपेगेशन मेथड है वो आपका लेयरिंग मेथड है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक प्लांट होता है, ठीक है, मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है, इसके एक ब्रांच को आप जो है सॉइल में सबमर्ज करते हैं, लेकिन ये प्लांट जो है वो आपके मदर प्लांट से जुड़ा हुआ रहता है और जब यहाँ पे रूटिंग हो जाती है और ये एक छोटे प्लांट में जनरेट हो जाता है तब ये यहाँ से कट किया जाता है, ठीक है। तो जब तक उसके अंदर प्रोपेगेशन नहीं होता, जब तक वो नए प्लांट से में ग्रो नहीं होता, तब तक वो अपने मदर प्लांट से अटैच रहता है, ठीक है। इन एयर लेयरिंग मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एयर लेयरिंग मेथड what circular bark is removed from the middle of the branch for used to propagate used for propagation of mulberry। यानी कि जब आप मलबरी की बात करते हैं तो मलबरी में जो लेयरिंग होती है वो एयर लेयरिंग होती है, ठीक है। अब एयर लेयरिंग में क्या होता है कि जब जो ब्रांच आप ले रहे हैं उसके एयर लेयरिंग के प्रोसेस के लिए उसका एक 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ सर्कुलर बार्क है, उसको आप रिमूव करते हैं और उस बार्क को आप सॉइल में सबमर्ज करते हैं और वहां से रूटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। जो रूटिंग होती है वो स्टार्ट होती है। तो 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ सर्कुलर बार्क जो है वो आपको मिडिल ऑफ द ब्रांच से रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांटिंग सिस्टम ऑफ मलबरी इज कन्वीनियंट फॉर द मैकेनिकल ऑपरेशंस, यानी मैकेनिकल ऑपरेशंस करने के लिए आपका कौन सा, देखिए जब आप मलबरी का जो कल्टीवेशन कर रहे होते हैं यानी मलबरी ग्रो कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रिप मेथड से कर रहे होते हैं, रीजन फरो मेथड से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पिट मेथड में कर रहे होते हैं, तो इस मेथड से आप जो है मलबरी ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको मैकेनिकल आप चाहते हैं कि आपका जो इतना स्पेस आपके उस जो फील्ड है उसमें प्रेजेंट हो ताकि अगर आपको उसके अंदर कोई मैकेनिकल ऑपरेशन करना है तो आप कर सके, तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा सिंगल रो इन लो डेंसिटी कल्टीवेशन। यानी कि आप सिंगल रो और लो डेंसिटी मतलब एक परफेक्ट आइसोलेशन डिस्टेंस आप मेंटेन कीजिए ताकि उसके अंदर आप जितने भी मैकेनिकल ऑपरेशन है वो कर सकें। तो सिंगल रो इन लो डेंसिटी जो होता है आपका प्लांटिंग सिस्टम ऑफ मलबरी, इसके अंदर आप मैकेनिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है इन
विच स्पेसिंग सिस्टम अलाउज हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ मलबरी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मलबरी है उसको आप उसको प्लांट करते हो उसमें वेरियस सिस्टम्स होते हैं। तो उसमें क्या है, पिट सिस्टम है, रो सिस्टम है, पिट एंड रो सिस्टम है, हाई डेंसिटी सिस्टम है। तो पिट सिस्टम क्या होता है कि वो आप वहां पे एक गड्ढे जैसा बना देते हैं, ठीक है, एक पिट जैसा क्रिएट करते हैं और उसके अंदर ग्रो करते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपकी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपकी जो मलबरी में आपको फ्रूट्स चाहिए नहीं, ज्यादा ब्रांचेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, उसकी लीव्स। तो जो आपका पिट मेथड है उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, कम एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपका पिट मेथड है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी शो करता है इन कंपेयर टू रो मेथड और आपका क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांटिंग सिस्टम इन साउथ इंडिया फॉर इरिगेटेड मलबरी क्रॉप इज, ठीक है। अब इरिगेटेड मलबरी क्रॉप क्या है कि जो आपका इरिगेटेड वो होता है, देखिए दो टाइप का आपका प्लांटेशन होता है, एक आपका इरिगेटेड होता है और एक आपका रेनफेड होता है। इरिगेटेड का मतलब यह है कि आपके पास इनफ ऑफ रिसोर्सेज है इरिगेशन प्रोवाइड करने के, अदर देन डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, ठीक है। और दूसरा होता है आपका रेनफेड। रेनफेड का मतलब यह है कि आपके प्लांट का जो इरिगेशन है वो आपका डिपेंडेंट किसके ऊपर है, आपके मॉनसून पे यानी रेनफॉल पे। तो साउथ इंडिया में जो आप मलबरी का जो कल्टीवेशन होता है वो पिट मेथड से किया जाता है, ठीक है। इट इज डन बाय पिट मेथड, दैट्स व्हाई इन कर्नाटका वी हैव द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ सिल्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for mulberry cultivation which of the following elements constitute major nutrient and requires in larger amount, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको मलबरी कल्टीवेशन करना है तो कौन से जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल्स हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी कि रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, मलबरी प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो आपका जो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये सारे जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करना होगा ताकि आपके जो मलबरी प्लांट है उसमें हाई डेंसिटी प्रोडक्शन हो सके, यानी हाईली प्रोडक्टिव आपका मलबरी कल्टीवेशन हो सके, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ मलबरी को क्या कहते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ मलबरी जो होता है उसको हम मॉरिकल्चर कहते हैं। मॉरिकल्चर वर्ड आपका कहाँ से डिराइव होता है, मलबरी के साइंटिफिक नेम जो आपका है मोरस अल्बा, वहां से आपका मॉरिकल्चर आपका डिराइव होता है, ठीक है। और सिल्कवर्म को कल्चर को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पीरियोडिकली एंड मेथोडोलॉजिकली कटिंग ऑफ सम ब्रांचेस इन मलबरी इज कॉल्ड एज, ठीक है। जब भी आप किसी भी प्लांट, नॉट ओनली अबाउट मलबरी, जब आप हार्वेस्टिंग में कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो जब भी आप किसी भी प्लांट को एक पर्टिकुलर एक डिफाइंड शेप देते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। और जो प्रूनिंग होता है वो अगर उस शेप के अंदर कुछ एक्स्ट्रा और अनवांटेड या ज्यादा ग्रोथ होती है उसको जब आप रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्रूनिंग। तो जो आपका यहाँ पे मलबरी के अंदर periodically and methodologically cutting off some branches of mulberry is known as pruning and training। ट्रेनिंग के स्टेज में क्या होता है कि आपने उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दे दिया और उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो आपके एडवांटेजेस ब्रांचेस होते हैं, जब ज्यादा ब्रांच आप में ग्रो हो रहे हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है कि उसमें लीव्स कम ग्रो हो। और आपको जो आपका जो प्रॉफिट वाला पार्ट क्या है, वो आपका प्रॉफिट वाला पार्ट लीफ ही है, इसीलिए आपको उसको ऐसे शेप में बार बार कट करते रहना होगा ताकि उसमें ज्यादा लीफ ग्रो हो सके, ठीक है, उस प्लांट में ज्यादा लीफ ग्रो हो सके। इसलिए हम ट्रेनिंग प्रूनिंग जो है वो पीरियोडिकली एक सही टाइम पे उसमें करते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है, फॉर रेनफेड मलबरी क्रॉप प्रूनिंग इज गिवन टू। जब आपका रेनफेड कंडीशन होता है, जब मैंने अभी आपको बताया इरिगेटर और रेनफेड के अंदर का डिफरेंस, ठीक है, तो जब रेनफेड कंडीशन होता है उसमें आपको जब प्रूनिंग करना है तो वो उसमें आप प्रूनिंग साल में बस एक बार ही करेंगे। बात यह है कि रेनफेड कंडीशन क्या होती है, वो मानसून पर डिपेंड करती है, ठीक है। जब आपके इरिगेशन आपका अवेलेबल है हर टाइम पे तो उसमें आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है, हो सकता है आपकी जो एडवांटेजेस जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो। बट जब आपका रेनफेड सिचुएशन होता है तो जितना आपको रिक्वायर्ड है उतनी ही ग्रोथ आपको मिलती है, तो आपको साल में एक बार ही प्रूनिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वंस इन अ ईयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द हार्वेस्टेड लीफ ऑफ मलबरी कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ, यानी कि जो आपका मलबरी है, जब आप मलबरी लीफ को आप तोड़ते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या मिलता है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में उसमें स्टार्च मिलता है, और इसी स्टार्च पे फीड करके जो आपके सिल्कवॉर्म है वो सरवाइव करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लीफ पिकिंग मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग द डैश आर निप्ड ऑफ फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लैटरल शूट, यानी कि जब आपका लीफ पिकिंग मेथड होता है जिसमें आप जो आपके मलबरी है उसके पत्ते तोड़ लेते हैं, जब भी देखिए जब सेरिकल्चर हो रहा होता है ना, तो एक बहुत आप एक लंबा सा ट्रे होता है, उसके ऊपर आप मलबरी लीव्स को पूरा फैला देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आप जो आपके सिल्क वॉर्म्स होते हैं उसको आप फैला दिया जाता है ताकि उसके अंदर वो अपना लाइफ स्टेजेस जो है वो प्रोपगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी लाइफ स्टेजेस उसके अंदर होते हैं, 4 आपका जो लाइफ स्टेज होता है उसका, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, ये 4 आपके सिल्क वॉर्म के लाइफ स्टेजेस हैं, वो सारे मलबरी लीव्स के। ये जो मलबरी के पत्ते होते हैं ना, ये आपके लीफ पिकिंग मेथड से हार्वेस्ट किए जाते हैं। इस टाइम पे जो आपके टर्मिनल बर्ड्स होते हैं ना, जो टर्मिनल बर्ड्स है उसको तोड़ दिया जाता है, क्योंकि टर्मिनल बर्ड्स कहीं ना कहीं आपको फ्रूटिंग में हेल्प करेंगे, और उससे क्या होता है कि आपके प्लांट में ज़्यादा लीव्स जनरेट नहीं हो पाती हैं, और आपको जो आपका मलबरी प्लांट है उसमें आपको लीव्स की सख्त ज़रूरत है, तो इसीलिए आप जो है टर्मिनल बर्ड्स को निकाल देंगे, यानी निप ऑफ कर देंगे, यानी कि तोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल शूट हार्वेस्ट इज फेड डायरेक्टली आफ्टर हाउ मेनी मोल्ड्स ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी सिल्कवॉर्म के कितने मोल्ड्स के बाद जो है होल शूट हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आप मोल्ड की बात करते हैं, मोल्डिंग स्टेज का बात करते हैं, तो मोल्डिंग का मतलब होता है शेडिंग अप ऑफ देयर स्किन, यानी कि अपना स्किन शेड ऑफ करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने को ही आप मोल्टिंग कहते हैं। तो जो आपका होल शूट हार्वेस्ट है वो आपके 3rd मोल्टिंग पे जो है वो आप कर सकते हैं। जनरली 4 मोल्टिंग्स आपके अर्थवॉर्म में मिलती है। ठीक है, पहले वाले आगे मैं बताऊंगी आपके मोल्टिंग के स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। जो आपका 3rd और 4th स्टेज होता है वो फाइनल स्टेज होता है। जो 4th मोल्ट होता है उसमें जो आपका जो सिल्कवॉर्म है वो अपने एडल्ट फेज में पहुंच चुका होता है, और उसके बाद वो आपका जो सिल्क, उसके बाद जनरली उसको बॉईल करके सिल्क को निकाल लिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सिल्क की डेथ को भी कॉज करता है। ठीक है, तो जो 3rd मोल्ट है सिल्कवॉर्म का, उसमें जो आपका होल शूट हार्वेस्ट है निकाला जाता है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं फंगल लीफ स्पॉट ऑफ मलबरी इज कॉज्ड बाय। ठीक है, जितना भी जब आप मलबरी प्लांट का ग्रो कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे फंगल डिजीजेस आपके अंदर होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट और क्या बोलते हैं बहुत सारे निमेटोड्स उसके अंदर आपको अटैक करते हैं। लेकिन जो आपके सर्कोस्पोरा स्पीशीज होती है वो आपके वेरियस आपके जो सिल्क है उसमें जितने भी आपके फंगल इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं वो सर्कोस्पोरा स्पीशीज की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सर्कोस्पोरा। अब हम अगला वाला बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ टुकरा डिजीज ऑफ मलबरी। सो टुकरा डिजीज इज अ वायरल डिजीज इन मलबरी। ठीक है, तो जो आपका वायरल डिजीज है उसका वेक्टर कौन होगा, तो इसमें जो आपका मिलीबग होता है वो वेक्टर होता है आपका टुकरा डिजीज का। ठीक है, मिलीबग इज द वेक्टर, राइट आंसर इज मिलीबग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मलबरी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू इन मलबरी है वो आपका प्रोड्यूस होता है बाय फाइलिसिटीनिया कोराइली। जो आपके फाइलिसिटीनिया कोराइली है ये आपकी जो मलबरी है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू प्रोड्यूस करता है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है कि जो आपका जो लीफ है ना उसके ऊपर एक वाइट ऊज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, एक सफेद पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा उसके ऊपर और नीचे वाले लेयर पे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लीफ है उसको खत्म करता है और उसके अंदर का जो स्टार्च कंटेंट है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए वो आपके लिए आपके जो सिल्क वॉर्म्स है उस पर प्रॉपरली फीड नहीं कर पाते और वो आपके प्रोडक्शन में आपको इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर प्रिवेंशन ऑफ रूट डिजीजेस द रूट सैपलिंग कैन बी डिप्ड इन। ठीक है, तो जो आपके जब आप
जो आपकी जो मलबरी कल्टीवेशन है उसमें आप कटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, कटिंग या फिर एयर लेयरिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके रूट ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, रूट ग्रोथ के बाद ही आपका नया प्लांट जनरेट होता है, ठीक है। तो उस समय आपके जो रूट इन्फेक्शंस है उससे आपके मलबरी प्लांट को बचाने के लिए आप कौन सा केमिकल यूज करेंगे, तो 0.1% ऑफ बेविस्टिन सोल्यूशन आप यूज करेंगे, ठीक है। और बेविस्टिन सोल्यूशन जो आप यूज करते हैं वो आप अपने फंगल ग्रोथ को कम करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज बेविस्टिन सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकंट्रोल एजेंट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट रूट रॉट फंगस इन मलबरी, यानी कि जो आपके रूट रॉट फंगस होते हैं मलबरी के अंदर, ठीक है, उसमें आपको उसको बचाने के लिए कुछ देखिए जो भी आपके डिजीजेस हैं उनको जब आप कंट्रोल करने के आप वेरियस मेथड यूज करते हैं, फिजिकल मेथड यूज करते हैं, केमिकल मेथड यूज करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड जो होता है वो बायो कंट्रोल एजेंट्स के थ्रू होता है। तो जो आपके फंगस मतलब जो रूट रॉट फंगस होते हैं मलबरी के अंदर, उससे आपके जो सूडोमोनास स्पीशीज होते हैं, सूडोमोनास स्पीशीज आपके जो मलबरी प्लांट है उससे आपके प्लांट को बचाते हैं ताकि उसमें रूट रॉट फंगस ना हो सके, ठीक है। सडन विल्टिंग एंड विदरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सडन विल्टिंग एंड विदरिंग एंड डिफोलिएशन ऑफ लीफ ऑफ मलबरी इज अ सिम्टम ऑफ, यानी कि आपकी जो मलबरी प्लांट है अगर उसमें विल्टिंग यानी कि जो आपके पत्ते हैं वो बिल्कुल सिकुड़ से और छोटे से हो जा रहे हैं और सूख के बिल्कुल गिर जा रहे हैं, प्लांट से गिर रहे हैं, यानी कि उसमें अच्छे प्रोडक्शन आपके जो लीफ है वो ब्राइट ग्रीन कलर के अच्छे मतलब हैवी लीव्स आपके प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, वो आपके लीव झड़ जा रहे हैं विल्ट होके, तो ये किसका सिम्टम है, तो ये सिम्टम है आपके रूट रॉट का। जो रूट रॉट फंगस होते हैं जब वो आपके रूट्स पर कहीं ना कहीं अटैक कर देते हैं तो जितने भी मिनरल और न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट आपके वेजिटेटिव पार्ट्स पे होने वाला होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, और यही रीजन है कि जितने भी आपके वेजिटेटिव पार्ट्स है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं होते हैं, तो एक माल फंक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो रूट रॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सिवियर इन हाई मॉइस्ट सॉइल, तो जो कॉलर रॉट डिजीज है जब आपके सॉइल हाई मॉइस्ट होगी तो कॉलर रॉट डिजीज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फंगिसाइड इज यूज्ड टू मैनेज स्टेम कैंकर ऑफ मलबरी, तो स्टेम कैंकर जो आपका डिजीज है मलबरी के अंदर उसको प्रिवेंट करने के लिए आप जो कार्बेंडाजिम है 0.2% कार्बेंडाजिम आप क्या बोलते हैं अपने प्लांट्स में अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपके प्लांट्स से स्टेम कैंकर की जो प्रॉब्लम है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, द ग्रीनिश ब्लैक लेसन दैट अपीयर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ स्टेम ऑफ मलबरी एंड लेटर चेंजेस टू डार्क ब्लैक हार्ड कार्बोनेशियस स्ट्रक्चर आर द सिम्टम ऑफ, यानी कि जो आपके जो प्लांट्स हैं जितने भी जो आपके मलबरी प्लांट है उसकी जो स्टेम है उस पर पहले तो ग्रीन लेसन मतलब एक छोटे छोटे गड्ढे टाइप के आपके लेसन्स प्रोड्यूस नोट्स टाइप के प्रोड्यूस हो जाते हैं ग्रीन कलर के, और आगे चल के वो ब्लैक एकदम ब्लैक हार्ड लेसन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके मलबरी प्लांट में। ये जो है ये आपके किसके सिम्टम है, तो ये सिम्टम है आपके स्टेम कैंकर की, तो स्टेम कैंकर इज द राइट आंसर। यानी कि जो स्टेम कैंकर अगर आपके मलबरी प्लांट में होता है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें एक ब्लैकिश स्ट्रक्चर आपको दिखने, ब्लैकिश हार्ड डार्क स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ निमेटोड अफेक्टिंग मलबरी इज, ठीक है। तो जो आपका मेलोडोगाइन इंकॉग्निटा है, तो जो मेलोडोगाइन इंकॉग्निटा है ये रूट रॉट निमेटोड है, जो आपके प्लांट में जो मलबरी प्लांट में आपके रूट रॉट डिजीज कॉज होती है वो इसी ऑर्गेन इसी निमेटोड से कॉज होती है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज मेलोडोगाइन इंकॉग्निटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिवेंटिव मेजर फॉर निमेटोड मैनेजमेंट इज, यानी कि अगर आपको अपने प्लांट में निमेटोड मैनेजमेंट करना है तो आप इसमें से कौन सी प्रैक्टिस करेंगे, तो जो डीप समर प्लोइंग है ये कहीं ना कहीं एक आपकी फिजिकल मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी सॉइल है उसको आप एक बार उसमें टिलेज करते हैं और उसमें हाई सन में उस अपने जो सॉइल है उसमें एक्सपोज करते हैं, उसमें उससे क्या होता है कि जो भी आपके इन्फेक्शियस निमेटोड होते हैं उन वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं, और उससे उसके बाद जब आप उसके अंदर अपनी मलबरी प्लांटिंग करते हैं तो आपके प्लांट में जो निमेटोड का जो अटैक है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, the immature stage of nematode secretes proteolytic enzyme
proteolytic enzyme which release growth hormones IAA and cause डैश इन द रूट, यानी कि जो आपके निमेटोड्स होते हैं, जब निमेटोड्स आपके प्लांट में इफेक्ट कर देते हैं, उनके रूट्स में इफेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं। आपके निमेटोड्स जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज कर देते हैं, जो कि IAA जो आपका हार्मोन है उसकी जो ग्रोथ है उसमें एक इंक्रीज रिलीज करता है, ठीक है। यानी कि आपका जो IAA हार्मोन है उसको ज़्यादा रिलीज होने लगता है, और ये क्या कॉज करता है, आपके रूट में हाइपरट्रॉफी कॉज करता है। हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है कि एक आपकी जो सेल साइज है उसमें एक एनलार्जमेंट देखने को मिलती है। एनलार्जमेंट जो आपको देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये आपके एक जो होता है ना कि एक माल फंक्शन की तरह बाद में इसके से क्या होता है कि जो आपके रूट है उसमें आपको कहीं ना कहीं माल फंक्शंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो इमेच्योर स्टेट्स ऑफ निमेटोड है वो आपके प्लांट्स में जो आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है सिक्रीट करते हैं, उससे आपके प्लांट के रूट में हाइपरट्रॉफी जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी का मतलब है एनलार्जमेंट इन द सेल साइज, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेपिडोप्टेरियन पेस्ट अटैकिंग मलबरी इज, ठीक है। तो आपका जो कौन सा लेपिडोप्टेरियन पेस्ट, देखो जो आपका सिल्कवर्म है वो भी लेपिडोप्टेरा फैमिली से ही होता है, और कौन सा वो पेस्ट है यानी कि उसका कॉम्पिटिटर कौन सा स्पीशीज है जो कि आपके मलबरी प्लांट पे अटैक करता है, तो स्पिलोसोमा ऑब्लिका जो आपका होता है, जो स्पिलोसोमा ऑब्लिका जो आपकी स्पीशीज है, ठीक है, ये आपका अटैक करता है आपके मलबरी प्लांट पे। इससे क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एक कंपटीशन आपको क्रिएट करता है, किसके लिए, बॉर्बेक्स मोराई के लिए, यानी कि जो आपके सिल्कवर्म है उसके लिए, ठीक है। ये लेपिडोप्टेरियन पेस्ट है। पेस्ट आपके वो होते हैं जो कि आपके प्लांट पे एक अमाउंट से ज़्यादा प्रेजेंट हो जाए, ताकि जिससे आपके जो भी प्लांट है उस पर एक थ्रेट या फिर एक इंजरी क्रिएट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट ऑफ मलबरी इज नॉट रिकॉर्डेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इनमें से कौन सा जो है आपका पेस्ट है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो मलबरी टाइगर मॉथ जो है वो आपको इंडिया में रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर ये जो आपके ये जो आपका मॉथ है वो आप जो अदर ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है उसमें आपको देखने को मिलता है, लेकिन जनरली आप ये अगर रोमानिया का बात करें या फिर चाइना में तो वहाँ आपको ये मॉथ देखने को मिलेगा, बट इंडिया में इस मॉथ का जो है इफेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है। बाकी सारे जो मॉथ्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। टर्माइट्स इन्फेक्टिंग मलबरी इज, तो जो टर्माइट आपका मलबरी पर इन्फेक्ट करता है वो है ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस। तो जनरली जो आपके टर्माइट, जितने भी टर्माइट्स होते हैं वो आपके वीट वगैरह जो ये आपके एक इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं वीट, मैक्सिमम ऑफ द टर्माइट जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस ही होते हैं, ठीक है। यही वैरायटी, यही स्पीशीज होती है जो सबसे ज़्यादा हार्म क्रिएट करती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो यही राइट आंसर इज ओडेंटोटर्मिस ओबेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर कल्चरल मेथड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका कल्चरल मेथड ऑफ मैनेजमेंट है, ये पूछ रहा है आपसे। तो रोगिंग, सैनिटाइजेशन, प्रॉपर प्रूनिंग। तो कल्चरल मेथड क्या होता है, यानी कि ये ट्रेडिशनल मेथड जो शुरू से किया जा रहा है, ठीक है। जो आपका स्टार्टिंग से जो आप एक इनिशियल स्टेज में होते हैं तो इनिशियली जो आप अपने हाथों से ये एक जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके प्लांट जो है वो सही से ग्रो करे और आपके प्लांट में जो है डिजीज इन्फेक्शन ना हो, निमेटोड इन्फेक्शन ना हो। तो इसमें आपका रोगिंग आता है, ठीक है, सैनिटाइजेशन आता है और प्रॉपर प्रूनिंग आता है। अब रोगिंग का मतलब क्या, देखिए रोगिंग और वीडिंग दो डिफरेंट टर्म्स है। वीडिंग का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ द वीड्स, ठीक है, लेकिन रोगिंग क्या होता है, अगर आप मलबरी प्लांट की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसके अलावा अगर उसमें कोई और प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसको भी आप रिमूव करते हैं, तो वो रोगिंग होता है। लेकिन वीडिंग जो होता है, वीडिंग में क्या होता है कि आप जो है सिर्फ वीड्स जो होते हैं उनको रिमूव कर रहे हैं अपने जो आपके कल्टीवेशन एरिया होता है उससे, ठीक है। तो ये तीनों जो है आपका वो क्या है, कल्चरल मेथड ऑफ मैनेजमेंट है। क्लिपिंग ऑफ पेस्ट अफेक्ट्स एपिकल पार्ट इज कंट्रोल्ड फॉर मेजर ऑफ, ठीक है। जो आपके लीफ रोलर्स होते हैं,
देखिए जो आपके मलबरी होती है ना, उस वो जो आप जो मलबरी लीव होती है वो कहीं ना कहीं बाद में एकदम गोल स्ट्रक्चर में रोल हो जाती है, ठीक है। तो लीफ रोलर्स जो होते हैं उनसे बचाने के लिए आप क्या करते हैं, जो एपिकल पार्ट है, जो एपिकल पार्ट ऑफ मलबरी प्लांट है, उसको आप क्लिप ऑफ कर देते हैं, यानी उसको काट देते हैं या रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ट्राइकोडर्मा स्पीसीज इज विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट। तो जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, आपको ये पता है एक बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल मेथड ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आप इसको यूज करते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स टू अट्रैक्ट द एडल्ट ऑफ स्पिलोसोमा ऑब्लिक्वा इज विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ मैनेजमेंट। जब अभी आपसे एक क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया था कि कौन सा लेपिडोप्टेरियन पेस्ट है जो आपके मलबरी पे अटैक करता है, तो वो एडल्ट ऑफ स्पिलोसोमा ऑब्लिक्वा होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इससे आपके प्लांट को, मलबरी प्लांट को बचाने के लिए हम लोग लाइट ट्रैप्स यूज करते हैं। लाइट ट्रैप्स क्या होते हैं कि एक इट इज टाइप ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका एक यूनिट होता है जिसमें आपने एक लाइट जली हुई होती है। तो जनरली क्या होता है, जो आपके जो ये इंसेक्ट होते हैं ना, ये इससे अट्रैक्ट होते हैं और इसके अंदर जाके फंस जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो जितने भी आपके एडल्ट हैं वो जाके वहां पे फंस जाएंगे, तो वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, यानी जो आपके जो ये हार्मफुल लेपिडोप्टेरियन पेस्ट है वो आगे और रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये फिजिकल मेथड ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्कवॉर्म बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। तो ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्ड्स इन बॉम्बेक्स मोराई इज, यानी कि बॉम्बेक्स मोराई के अंदर कितने मोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके बॉम्बेक्स मोराई में 4 मोल्ड्स आपको प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 4 बार मोल्टिंग होती है और उसके बाद जाके आपके जो बॉम्बेक्स मोराई की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। यानी कि आप देखिए कि जो आपके बॉम्बेक्स द एंटीना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीना ऑफ बॉम्बेक्स मोराई फॉर फीमेल एंड मेल आर, ठीक है। तो जो जब आप जो आपके बॉम्बेक्स मोराई जो इंसेक्ट है, जब उसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जब आपकी पहली जो आपकी दूसरी मोल्टिंग हो रही होती है तो उसमें एक ईयर हेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे कि जो उनके ऊपर एक एंटीना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो जो एंटीना होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है, क्लेविड और पैक्टिनेट। लेकिन जो आप इसमें देखेंगे बॉम्बेक्स मोराई में, उसका चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में पैक्टिनेट एंटेना ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेस ऑफ सिल्कवॉर्म लेज एग लेज ओनली एट डायपोजिंग एग्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस ऑफ सिल्कवॉर्म लेज ओनली डायपोजिंग एग्स। तो यहाँ पे देखिए मल्टी वोल्टाइन, नॉन वोल्टाइन और यूनिवोल्टाइन दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर यूनिवोल्टाइन है। यूनिवोल्टाइन का मतलब ये है कि थ्रू आउट द ईयर उनका एक ही जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक अगर आप सिल्कवॉर्म का जनरेशन की बात करते हैं तो उसके थ्रू आउट द ईयर आपको एक ही आपको जो है उनका जनरेशन है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, ये तब होता है कि जब उसका जो आपका सिल्कवॉर्म है वो सिर्फ डायापॉज के स्टेज में ही आपका जो है कि क्या बोलते हैं एग ले कर रहा है, ठीक है। तो एक डायापॉज स्टेज में ही आपका एग ले करता है, इसलिए वो यूनिवोल्टाइन होता है, नहीं कि एक साल में सिर्फ एक ही जनरेशन वो अपना सिल्कवॉर्म क्रिएट कर पाता है। और दूसरा, अगर डायापॉज का मतलब क्या है कि वहां पे वो अपने आप को, उसकी बाकी सारी एक्टिविटीज स्टॉप हो चुकी है, वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी कर रहा है, यानी डायपॉज इज अ स्टैट्यूटरी स्टेज, यानी कि एक स्टैट्यूटरी स्टेज में आपका एग, आपका जो सिल्कवॉर्म है वो आ गया, ठीक है। तो जो सिल्कवॉर्म आपके
जो आपके नॉन डायपोजिंग एक्स प्रोड्यूस करते हैं वो मल्टी वोल्टाइन। नॉन डायपोजिंग एक्स होते हैं वो ये होते हैं, वो एग होते हैं जो कभी भी डॉर्मेंट स्टेज में नहीं जाते, ठीक है। जो आपके डायपोजिंग एग्स होते हैं वो आपके थ्रू आउट द ईयर कहीं ना किसी टाइम पे आपके जो डॉर्मेंट स्टेज में उसमें जाएंगे, ठीक है। इसलिए वो एक ही जनरेशन क्रिएट कर पाए यूनिवोल्टाइन जो होते हैं। लेकिन मल्टी वोल्टाइन जो होते हैं वो नॉन डायपोजिंग एक्स से जनरेट होते हैं, और इसीलिए उसमें जो है कि बहुत सारे जनरेशन आपको एक ही ईयर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर इज मल्टी वोल्टाइन। अब हम बात करते हैं कि द एग्स ऑफ सिल्कवॉर्म आर, यानी कि जो सिल्कवॉर्म का जो एग है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर सेंट्रोलिसिथल, यानी कि सेंट्रोलिसिथल का मतलब ये होता है कि जो आपका जो यॉक है, यानी कि जो आपका यॉक है वो एक सर्टेन मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका एग सेल होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर एक सर्टेन एरिया के अंदर आपका यॉक प्रेजेंट मिलता है, ठीक है। वो होता है ये उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपको यॉक प्रेजेंट मिलेगा। ये सिल्कवॉर्म के एग का फीचर है, ठीक है। अगर आप टेलोलिसिथल का बात करते हैं तो जितने भी आपके बर्ड्स या पोल्ट्री इनके जो एग्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि आपका जो यॉक सेल है उनका एक डिफाइंड जगह है और बिल्कुल वो डिफरेंट एरिया कवर करते हैं, ठीक है। तो वो टेलोलिथिकल हो गए। लेकिन जो आपके सिल्कवॉर्म के एग होते हैं वो एकदम सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं और एक डेफिनेट अमाउंट उनका होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपका सेंट्रोलिसिथल होता है। जो सिल्कवॉर्म का एग होता है वो सेंट्रोलिसिथल होता है। लिसिथल का मतलब यही होता है कि जो आपका यॉक है आपके जो एग सेल में वो कैसे और कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यही आपकी जो लिसिथल स्टेज होती है वो आपको डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, द मैच्योर एग ऑफ बॉम्बेक्स मोराई इज सराउंडेड बाय। जो आपका जो बॉम्बेक्स मोराई है उसके जो एग्स हैं वो कैसे सराउंडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका है कोरियन एंड विटलाइन मेम्ब्रेन। तो जो आपका कोरियन और विटलाइन मेम्ब्रेन ये क्या होता है, तो ये जनरली आपके वो मेम्ब्रेन होते हैं जो आपके जो एग सेल्स हैं उसका जो मेम्ब्रेन है, यानी कि यॉक के अंदर का मेम्ब्रेन, आपके एग के आउटर सरफेस का जो मेम्ब्रेन, इसके अंदर के दो मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को आप कोरियन बोलते हैं और इनर वाले को आप विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोनों मेम्ब्रेन आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी आपका एग है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर में ये मेम्ब्रेन एक फिल्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो आपका एग सेल है वो इन दोनों मेम्ब्रेन से बाउंड क्या होता है। कुछ एग सेल्स होते हैं जिसमें सिर्फ कोरियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और कुछ में सिर्फ विटलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपके बॉम्बेक्स यानी सिल्कवॉर्म के जो एग्स होते हैं उसमें दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, कोरियन और विटलाइन मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूली हैच्ड लार्वा ऑफ सिल्कवॉर्म फ्रॉम द एग कार्ड्स इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो देखिए जब भी आप जो है आपका सिल्कवॉर्म कल्चर कर रहे होते हैं तो उसमें आप वेरियस मेथड से आप अपना सिल्कवॉर्म कल्चर करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो आपके एग्स होते हैं, ठीक है, एग्स होते हैं जो कि सिल्कवॉर्म के लार्वा ने आपके हैच किए होते हैं, उसको क्या करते हैं आप ब्रशिंग, एक मेथड है जो नया मेथड है उसमें क्या होता है एकदम बहुत ही फाइन ब्रश होता है, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होता है जिससे आपका जो एग है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है। उसका जो आपका जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ब्रशिंग होता है एकदम बहुत ही फाइन सॉफ्ट उसका स्ट्रक्चर होता है और उससे क्या होता है आप जितने भी एग्स है उसको वाइप ऑफ करते हैं और फिर उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं एक ट्रे में जहाँ पे वो कल्चर किया जाता है, ठीक है। तो जनरली ये आपका जो एग कल्चरिंग या फिर आपका सिल्कवॉर्म कल्चर का एक मेथड है, ठीक है, सेरीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो ब्रशिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्कवॉर्म्स आर। जो हमारा सिल्क प्रोड्यूस होता है ना वो आपके सिल्क ग्लैंड से ही प्रोड्यूस हो रहा है। सिल्कवॉर्म का एक के बाहर से एक आपका जो प्रोटीन होता है वो रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। उसी से आपका जो है सिल्क प्रोड्यूस हो रहा था। तो वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो ग्लैंड आपका जो सिल्क बाहर रिलीज करते हो वो एक्सोक्राइन होते हैं। यानी एक्सोक्राइन का मतलब जो बाहर रिलीज कर रहा हो अपने हार्मोन्स या अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर रिलीज करता है, इसलिए वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है।
ह्यूमन बॉडी में इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमारा सलेवरी ग्लैंड है, तो जो हमारा सलाइवा है वो हम बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और जो अंदर है बहुत सारे हार्मोन्स जो हम अंदर, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब हम बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह इसके अंदर भी जो ग्लैंड है, सिल्क ग्लैंड है, वो एक्सोक्राइन है, यानी कि इसके अंदर का जितना भी सिक्रीशन है वो आपको बाहर देखने को मिलता है, और यही सिक्रीशन आप जो है वो कलेक्ट करते हैं और बाद में इसी को प्रोसेस करके आप सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। Next question is, which of the following is a useful bed disinfectant in sericulture, especially against virus? ठीक है, अगर आप जो सेरिकल्चर बेड है, ठीक है, जहाँ पे आप सेरिकल्चर बेड जो सेरिकल्चर के टाइम पे जो आपने एक बेड या फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसमें अगर आपको वो कौन सा डिसइंफेक्टेंट है जो कि वायरस के अगेंस्ट आपके वो उस बेड को बचाएगा, यानी कि आपके जो ककून्स है, जो आपके एग्स हैं और मलबरी प्लांट्स है, उसमें वायरस का इन्फेक्शन ना हो, तो जो आपका स्लेक्ट लाइम होता है, स्लेक्ट लाइम को आप यूज करते हैं किसमें, आपके एज अ डिसइंफेक्टेंट इन सेरिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनरल प्रिवेंटिव मेजर फॉर हेरिडिटरी पेब्राइन डिजीज इन सिल्कवॉर्म इंक्लूड सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिजीज फ्री एग बाय डिपिंग एग कार्ड्स इन डैश फॉर 20 मिनट्स एंड देन वॉशिंग इट विथ रनिंग वाटर, ठीक है। तो जो आपके जो सिल्कवर्म होती है उसमें एक पेब्राइन डिजीज होती है जो कि आपकी हेरिडिटी होती है, यानी कि जो आपके अगर उसके एडल्ट्स में वो हुआ तो उसके आने वाले जो आपका नेक्स्ट जो जनरेशन होगा उसमें भी वो डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है। तो इससे बचाने के लिए क्या होता है कि जो आपके फ्री एग्स होते हैं उसको जो एग कार्ड से आप लेके उसको जो क्या करते हैं 2% ऑफ फॉर्मेलिन सोल्यूशन में डिप कर देते हैं और फिर उसके बाद जो आपके नॉर्मल वाटर है उससे उसको धो देते हैं, ताकि उसके अंदर जो वो आपका हेरिडिटरी पेब्राइन डिजीज है वो उससे आप उसको बचा सकें, ठीक है। तो द राइट आंसर इज फॉर्मेलिन, 2% फॉर्मेलिन सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइंफेक्टेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ रियरिंग हाउस ऑफ सिल्कवॉर्म, यानी कि इसमें से ये बताइए जो आपके जितने भी आपके सिल्क सेरिकल्चर जहाँ पे भी हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सभी रियरिंग हाउसेज में यूज किया जाता है, तो वो आपका है क्लोरीन डाइऑक्साइड, यानी कि क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके रियरिंग हाउस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड इंस्टार्स ऑफ सिल्कवॉर्म फॉल्स अंडर। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है इंस्टार्स। इंस्टार्स क्या हो रहा है कि जब भी आपके जो सिल्कवॉर्म में मोल्टिंग होती है, यानी शेडिंग ऑफ लीव, जो भी आपके शेडिंग ऑफ जिसकी स्किन होती है, तो वो आपका जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसको इंस्टार्स कहते हैं, ठीक है। जो पहला और दूसरा इंस्टार होता है उसी के अंदर आपके जो सिल्कवॉर्म है उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये जो आपका चौकी रियरिंग है ना, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि ये आपका मेथड है, इसके अंदर आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा मलबरी लीव्स को फैला देते हैं और उसके अंदर आप जो पहला और दूसरा मोल्ट है सिल्कवॉर्म का उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो ये चौकी मेथड होता है, ठीक है। चौकी मेथड के अंदर आप सिल्कवॉर्म का पहला और दूसरा इंस्टार डालते हैं और उसके बाद वो आगे अपनी लाइफ को प्रोपोगेट कर रहा है, यानी कि उसकी लाइफ उसके बाद और मेटाबॉलिज्म जितना होना होता है वो तब होता है। तो पहला और दूसरा इंस्टार जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए फाइनल जो इंस्टार होता है, ये थर्ड इंस्टार या फोर्थ इंस्टार होता है, वो फाइनल इंस्टार, जनरली चार इंस्टार्स आपको देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इंस्टार, दूसरा इंस्टार, थर्ड इंस्टार एंड फोर्थ इंस्टार। तो जो सेकंड इंस्टार होता है उसी में आपको जो ईयर हेड्स वगैरह होते हैं वो आपको देखने को मिल जाता है, ईयर हेड फॉर्मेशन जो होती है वो आपको सेकेंड इंस्टार्स में देखने को मिल जाती है। इसीलिए जो चौकी मेथड होता है उसमें आपका पहला और दूसरा इंस्टार, पहला इंस्टार जस्ट आपका जब एग प्रोड्यूस होता है उसी टाइम जो मोल्ट होता है उसको वो आपका पहला इंस्टार क्रिएट करता है और उसके बाद जो आपका इंस्टार होता है वो सेकेंड इंस्टार होता है और उसके अंदर आपका एयर हेड प्रोडक्शन होता है। थर्ड इंस्टार और फोर्थ इंस्टार के अंदर आपका जो एग का जो लार्वा है या फिर जो एग है वो एकदम लार्वल यानी एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है। तो चौकी रियरिंग इज द राइट आंसर। ये सब रियरिंग मेथड्स है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ब्रशिंग शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ।
अभी मैंने आपको एक टर्म बताया था ब्रशिंग, ठीक है। ब्रशिंग में क्या आपको मैंने बताया था कि वो ये एक मेथड ऑफ रियरिंग के लिए आपको आपका जो एग्स है उसको एक होता है ना कि कंट्रोल्ड और प्रिजर्व्ड जगह पे आपको उसको ट्रांसफर करना है। रियरिंग टेक्निक होती है जहाँ से आप सिल्क वॉर्म को रियर कर रहे होते हैं और सिल्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो जो ब्रश होता है वो आपको सॉफ्ट फेदर का यूज करना है, यानी कि सॉफ्ट फेदर जो है वो आपको यूज करना है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो एग है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल डाइट, द आर्टिफिशियल डाइट फॉर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कंटेन्स, यानी कि जो आपके सिल्क वॉर्म का जो आर्टिफिशियल डाइट है वो क्या होता है। तो अब आपको पता है सिल्क वॉर्म जो है वो मलबरी पे ही आपका फीड करता है, तो ड्राइड मलबरी लीफ पाउडर अगर आप प्रोवाइड करते हैं, जब आप सिल्क वॉर्म रियरिंग कर रहे होंगे उस वक्त आप अगर आप ड्राइड सिल्क मलबरी लीफ पाउडर आप प्रोवाइड करते हैं तो भी आपके जो सिल्क वॉर्म है वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल शुड बी प्लेस्ड इन द रियरिंग रूम ऑफ सिल्क वॉर्म ड्यूरिंग रेनी टू ऑब्जर्व एक्सेस मॉइस्चर, ठीक है। तो जितना आपके अगर आप सिल्क वॉर्म रियरिंग ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे आपका रेनी या मॉइस्ट मॉइस्चर, तो वहाँ का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप कौन सा जो केमिकल है वो यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे अनहाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। जो आपका अनहाइड्रेटेड लाइम है उसको जब आप वहाँ पर क्या बोलते हैं यूज़ करेंगे तो वो क्या होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके मॉइस्चर का लेवल है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, लास्ट एज ऑफ सिल्क वॉर्म रियरिंग इंक्लूड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो सिल्क वॉर्म है उसमें मोल्ड्स होते हैं और मोल्ड्स के टाइम पे ही आपके इंस्टार्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो आपका जो लास्ट स्टेज ऑफ रियरिंग होता है, यानी कि इसके बाद आप उस सिल्क वॉर्म में रियरिंग नहीं कर सकते, मतलब अब वो अपने एडल्ट स्टेज में पहुंच चुका है, एकदम बूढ़ा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा वो और प्रोडक्शन नहीं दे सकता। तो वो आपका जो होता है रियरिंग ऑफ वॉर्म्स फ्रॉम द थर्ड एंड लास्ट इंस्टार, यानी कि जो आपका थर्ड और लास्ट यानी कि थर्ड और फोर्थ इंस्टार है, 4 ही इंस्टार इसमें होते हैं, जो आपका थर्ड और फोर्थ इंस्टार होता है उसके अंदर जब आप रियरिंग करो तो वो लास्ट एज ऑफ सिल्क वॉर्म होता है, वो अपने एडल्ट फेज में आ गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैक्सिमम फूड अप्रोक्सीमेटली 94% इज कंज्यूम्ड बाय सिल्क वॉर्म ड्यूरिंग, यानी कि आपके सिल्क वॉर्म से है जो है उससे आपका 94% ऑफ का जो फूड है वो कंज्यूम किया जाता है, वो आपके लास्ट स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म रियरिंग। अब एडल्ट हो चुका है सिल्क वॉर्म, तो अब उसको अपने सर्वाइवल के लिए एक जो सबसे ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी, ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि जब आप अपने जो एडल्ट फेज में होते हैं ना उस वक्त आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह जब सिल्क वॉर्म जो होता है वो अपने जब एडल्ट फेज में होता है तो उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फूड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब आपका सिल्क वॉर्म लास्ट स्टेज यानी कि थर्ड और फोर्थ इंस्टार पे होता है उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर चंद्रिका पॉपुलर इंडियन माउंटेन इज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपकी डेंसिटी चंद्रिका मेथड है उसमें आपको कितना, चंद्रिका क्या है कि आपको ये सारे आप जितने भी प्लॉट्स बनाते हैं उसमें एक टाइप का प्लॉट है, ठीक है, जिसके अंदर आप 50 वॉर्म्स डालते हैं 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, ठीक है। अगर आप 0.1 मीटर स्क्वायर एक एरिया कंसिडर करते हैं उसमें आपको कितने 50 मॉथ्स डालने हैं, ठीक है, 50 वॉर्म्स सिल्क वॉर्म्स डालने हैं, ठीक है। तो चंद्रिका मेथड में जो कि एक पॉपुलर माउंटेज मेथड है तो इसके अंदर आप 50 वॉर्म पर 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ लीफ क्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यंग एंड लेट एज ऑफ लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डिफरेंट फॉर यंग एंड लेट एज ऑफ सिल्क वॉर्म। तीसरा क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यंग एंड लेट एज ऑफ लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि जो सिल्क वॉर्म है, जो लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म है, यानी कि जो आपका एग है, फिर एग से आपका प्यूपा बन रहा है, प्यूपा से आपका लार्वा बन रहा है, लार्वा से आपका एडल्ट बन रहा है, ये आपकी 4 फेजेस हो गए सिल्क वॉर्म के। तो इसमें जो आपका जो लार्वल फेज है, जो यंग लार्वल फेज है और जो लेट लार्वल फेज है, उसमें जो लीफ की क्वालिटी होगी
वो भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो लेट लार्वल स्टेज होता है उसमें फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको जो लेट लार्वल स्टेज होगा उसमें आपको हेल्दी लीव्स उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए उनकी क्वालिटी में डिफरेंस है। टेम्परेचर का, जो यंग लार्वल स्टेज है उसको मोल्टिंग के लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, और आपका जो एडल्ट लार्वा है वो आपके डिफरेंट टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहा है, तो इसमें टेम्परेचर में भी डिफरेंस होगा और ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट में भी डिफरेंस आएगा। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग मोल्टिंग केयर शुड बी टेकन एंड डस्टिंग शुड बी डन स्पेशली ड्यूरिंग, ठीक है। जब मोल्टिंग हो रही है यानी कि शेडिंग ऑफ स्किन हो रहा है या उसके अंदर जो चेंज उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उस वक्त जो आपका डस्टिंग वगैरह करना, यानी कि डस्टिंग एक सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। केयर और डस्टिंग ये एक सैनिटाइजेशन का प्रोसेस है जब आप सेरिकल्चर या रियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका जो रेनिंग सीजन होता है, रेनिंग सीजन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और जब मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा आपके जो इन्फेक्शंस है वो इस समय क्रिएट होते हैं, इसीलिए इस समय सबसे ज़्यादा सैनिटाइजेशन की जरूरत होती है। तो रेनिंग सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन फीडिंग बिहेवियर ऑफ बॉम्बेक्स मोराई आर, ठीक है। जो आपका सिल्कवर्म है उसकी जो फीडिंग बिहेवियर है उसमें 3 टाइप के फैक्टर्स, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला आज का राइट आंसर है आपका 1 नंबर फर्स्ट ऑप्शन जो है क्या है, अट्रैक्टिंग, बाइटिंग एंड स्वॉलोइंग। जब भी आपका जो सिल्कवर्म है जब वो मलबरी लीव्स पे जाता है, ठीक है, तो पहले तो वो जाके अपने आप को बिल्कुल उस पर अटैच कर देता है, ठीक है, एकदम ऐसे अपने आप को एकदम उस पर चिपका देने में फिक्स कर देता है, ठीक है। पहले फिक्स करता है, फिर उसका एक पोर्शन पे बाइट करता है, और देन फिर वहाँ से जो स्टार्च या जो भी उसको फीडिंग जो मटेरियल है वो उसको फिर निगलता है, ठीक है। तो पहले तो जाके वहाँ पे वो अटैच होगा, बाइट करेगा, देन स्वॉलो करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं आपके फीडिंग स्ट्रक्चर, फीडिंग बिहेवियर ऑफ बॉम्बेक्स मोराई का, ठीक है। ड्यूरिंग मोल्टिंग पीरियड द रियरिंग बेड हैज टू बी ड्राइड बाय डस्टिंग। तो जो आपका जब आपका रियरिंग पीरियड, जब आप क्या सिल्कवर्म की रियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जब सिल्कवर्म का रियरिंग हो रहा है उस वक्त आपके जो बेड्स हैं, जिस बेड पे आप सिल्कवर्म को रियर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको डस्टिंग किसकी करनी चाहिए, तो लाइम पाउडर की डस्टिंग करनी चाहिए। और लाइम पाउडर की डस्टिंग से क्या होता है कि आपका जो मॉइस्चर कंट्रोल होता है, जो मॉइस्चर होता है, एक्सेसिव मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का सैनिटाइजेशन प्रोसेस भी है, और दूसरा ये आपका मॉइस्चर कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा लाइम पाउडर, जो कि आप डस्टिंग कर सकते हैं जब आप रियर कर रहे हैं सिल्कवर्म को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड टू इनेबल फुल्ली मैच्योर्ड लार्वा ऑफ सिल्कवर्म टू स्पिन ककून, यानी कि जो आपका जो आपका सिल्क प्रोड्यूस होता है ना वो आपके ककून से प्रोड्यूस होता है, यानी कि तो वो कौन सा क्या आप यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन सा मटेरियल जो आप यूज करते हैं आपका फुल्ली मैच्योर लार्वा को एक ककून के अंदर स्पिन करें कि पूरा स्पिन हो जाए उसके अंदर, उसके वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जो माउंटेज होता है, ठीक है, माउंटेज वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका जो एडल्ट लार्वा है वो ककून के अंदर बिल्कुल स्पिन कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली द ककून ऑफ बॉम्बेक्स मोराई शुड बी हार्वेस्टेड ऑन डैश डे ऑफ स्पिनिंग। तो जब आप माउंटेज के अंदर आप देखेंगे, माउंटेजेस के को यूज़ किया जाता है आपके स्पिनिंग के लिए, तो जब उसमें आप देखेंगे कि जो आपका बॉम्बेक्स मोराई है उससे आप जो ककून है वो कब हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी वो ककून फॉर्म उसके अंदर जितना भी सिल्क प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसके अंदर बिल्कुल स्पिन करके आपका एक ककून फॉर्म कर दे रहा है। तो कितने स्पिन्स होने चाहिए जब आप वो ककून को हार्वेस्ट करें, यानी अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकें, तो कम से कम वो 5th to 6th स्पिन आपका कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ही आप वो ककून को क्या बोलते हैं वहाँ से हार्वेस्ट करते हैं उस रियरिंग प्लेटफॉर्म से, और फिर उसके अंदर फर्दर जो प्रोसेसिंग होता है वो किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज सिचुएटेड एट, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है वो आपका बेंगलुरु में सिचुएटेड है, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाइवोल्टाइन रेसेस हैज हाउ मेनी जनरेशंस पर ईयर। तो जो बाइवोल्टाइन रेसेस होते हैं उसके अंदर 2 फेज जो जनरेशन होते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। ये आपके एक टाइप ऑफ सिल्कवर्म होते हैं जिनके 2 जनरेशन आपको देखने को मिलती है 1 साल के अंदर।
अब हम बात करते हैं कि जो आपके मूंगा और इरी सिल्कवर्म है वो किस टाइप ऑफ सिल्कवर्म है, तो वो मल्टी वोल्टाइन सिल्कवर्म है। मल्टी वोल्टाइन सिल्कवर्म का मतलब साफ शब्दों में ये है कि वो नॉन डायापोजिंग एग प्रोड्यूस करते हैं और उनके बहुत सारे जनरेशन जो है आपको एक साल में देखने को मिलते हैं। तो जो आपका मूंगा सिल्क है और जो इरी सिल्कवर्म है वो दोनों मल्टी वोल्टाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेनेज इन सेरिकल्चर शुड बी डन। तो जो आपका ग्रेनेज है सेरिकल्चर में वो कब किया जाना चाहिए, तो वो अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। अब ये क्यों किया जा रहा है, ग्रेनेज का मतलब क्या है कि जो भी आप अपना सेरिकल्चर का रियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो भी आप सेटअप तैयार करते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रखना, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से क्या है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स होंगे जो कि आपको एक आपके जो रियरिंग के प्रोसेस है उसमें एक नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड देगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो भी ग्रेनेज आप बना रहे हैं सेरिकल्चर के अंदर वो इंडस्ट्रियल एरिया से दूर होना चाहिए, अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया। Eggs of silkworm are subjected to the surface sterilization by what to avoid any disease before packing, ठीक है। जो आपके एग्स होते हैं उसको आप 2% ऑफ फॉर्मेलिन में डिप करते हैं, उसके बाद ही आप उसको वॉश करते हैं एंड उसको ड्राई करके फिर उसको पैक करते हैं, ठीक है। तो सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होता है ये, ठीक है। इसके अंदर आप 2% ऑफ फॉर्मेलिन यूज करते हैं, इसी के अंदर अपने एग्स को डिप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैरिड आउट फॉर सेक्स प्रिपरेशन ऑफ प्यूपा फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सिल्कवर्म। जब आप सिल्कवर्म में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जो आपका सेक्स सेपरेशन करना होता है, यानी मेल फीमेल प्यूपा को डिफरेंट करना होता है, तो वो आप किस में यूज कर रहे होते हैं, तो जो आपका ककून कटिंग होता है, जब आप ककून फॉर्म होता है जिसमें से आप अपना जो सिल्क है उसको निकाल रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो सिल्क ककून कटिंग होता है उसको आप यूज करते हैं किसके लिए, आपके प्यूपा के सेक्स सेपरेशन के लिए, हाइब्रिड सिल्कवर्म प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, एग्स डायपोज ऑफ सिल्कवर्म कैन बी ब्रोकन आर्टिफिशियली बाय। तो जो एग्स के डायपोज है यानी कि जो उनका डॉर्मेंट स्टेज है जहाँ पे उनके अंदर कोई मोल्टिंग या कोई भी जो आपके एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, उसको अगर आपको ब्रेक करना है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो जो आपका एसिड ट्रीटमेंट होता है ये यूज होता है आपके एग के डायपोज स्टेट को तोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिफिशियल हैचिंग ऑफ सिल्कवर्म एग्स इन कोल्ड स्टोरेज विद द कॉमन एसिड ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जो आपका सिल्कवर्म का आर्टिफिशियल हैचिंग होता है वो कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है, ठीक है। और ये आपका इसके लिए आप एक एसिड यूज करते हैं, कॉमनली एसिड यूज किया जाता है आर्टिफिशियल हैचिंग के लिए। तो ये कितने दिनों पे किया जाता है, तो ये आपका 20 डेज पे किया जाता है, ठीक है। आफ्टर 20 डेज यू कैन यूज दिस कॉमन एसिड ट्रीटमेंट इन आर्टिफिशियल हैचिंग ऑफ एग्स। Next question is the strain of nuclear polyhydrosis virus that infect मलबरी सिल्कवर्म इज, यानी कि कौन सा स्ट्रेन ऑफ एनपीवी वायरस है जो कि आपके मलबरी को इफेक्ट करता है, तो आपका एनपीवी बीएम जो आपका स्ट्रेन है वो आपके मलबरी सिल्कवर्म को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैक्चरी इन बॉम्बैक्स मोरा इज कॉज्ड बाय, जो फ्लैक्चरी डिजीज है वो आपके बॉम्बैक्स मोरा यानी कि सिल्कवर्म में जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती है, ठीक है। सिल्कवर्म बिकम्स स्लगिश, लूज एपेटाइट, बिकम्स इमोबाइल एंड डिस्चार्ज सॉफ्ट एक्सक्रीटा। दिस सिम्टम्स आर ऑफ विच डिजीज, यानी कि
इसके जब आपके सिल्कवॉर्म जो है वो बिल्कुल अपना जो डाइजेशन प्रोसेस है उसके उस पर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, और वो इमोबाइल यानी कि जो आपका मूवमेंट है वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो भी आपके लार्वा आपका फीड कर रहा है उनके बॉडी में जितने भी मोल्टिंग स्टेज होती है या उसके अंदर इंस्टार्च फॉर्म हो रहे होते हैं, उसके लिए उसमें मोबिलिटी होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो आपके लार्वा है उसमें जो स्लगिश बिल्कुल लार्वा जो होता है एकदम ना कि उसके अंदर जो एकदम कि स्लोथिंग स्टेज आ जाती है, बिल्कुल वो मूव नहीं कर रहा होता है, एकदम इलनेस वाला जो वीक स्ट्रक्चर जो होता है लार्वा के अंदर वो फॉर्म होता है। तो ये कौन सा डिजीज का है? जब आपके अंदर जो ग्रासेसी डिजीज हो जाती है जब सिल्कवॉर्म के अंदर, तब ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। So next question is causative organisms of सेप्टिसीमिया इन बॉम्बेक्स मोराई एज, यानी कि बॉम्बेक्स मोराई के अंदर जो आपकी सेप्टिसीमिया डिजीज जो होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ देखिए बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, जो आपके ये 3 बैक्टीरियाज हैं, ये आपके इसका सेप्टिसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय टॉक्सिकोसिस ऑफ बैक्टीरियम इन सिल्कवॉर्म, ठीक है। तो जो आपका सोटो डिजीज है ये आपका हो जाता है आपके, अगर आपके जो टॉक्सिकोसिस जो आपका क्रिएट होता है बैक्टीरियम के थ्रू सिल्कवॉर्म के अंदर, तो वो आपका सोटो डिजीज कॉज करता है सिल्कवॉर्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? A farmer is practicing sericulture who observed that some silkworm larvae are showing sluggish movement, decreased appetite, straightened body, swollen thorax, shrinkage of abdominal segment, vomiting, loss of clasping power of legs, soft and discolored body, and soft or the bead-like excreta। यानी कि ये सारे सिम्टम्स अगर आपके सेरिकल्चर में आपको देखने को मिलते हैं तो ये किसका सिम्टम है? तो ये आपका बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया का सिम्टम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि अभी कुछ देर पहले इसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका जो बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया है वो कौन कॉज करता है। तो बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है, ये सारे आपके जो है बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया कॉज करते हैं। और बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया के जो आपके सिम्टम्स हैं वो ये सारे हैं, ठीक है, कि आपका जो डिक्रीज एपेटाइट होगा, स्ट्रेटेन बॉडी, सोलन थोरेक्स, श्रिंकेज ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ क्लास्पिंग पावर ऑफ लेग्स, सॉफ्ट एंड डिस्कलर्ड बॉडी, सॉफ्ट और बीड लेग एक्सेट्रा, ये सारे आपके बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज Beauveria bassiana causes what diseases in silkworm, ठीक है। तो जो मस्करडाइन डिजीज होती है वो आपके सिल्कवॉर्म में वो आपकी Beauveria bassiana जो है वो कॉज करती है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द इन्फेक्शन ऑफ Beauveria bassiana स्टार्ट्स थ्रू, ठीक है। तो जो आपका जो Beauveria bassiana है, जब उसका जो इन्फेक्शन है वो आपके सिल्कवॉर्म में कहाँ से, क्योंकि कौन से बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है? तो जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं सिल्कवॉर्म के बॉडी में, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, जो डिवाइडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर जो आपका ये इन्फेक्शन है Beauveria bassiana का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? Symptom of infected larva of silkworm are loss of appetite, sluggishness, larva dies within 3 to 5 days of infection, death of larva initially appears flabby by hardened but later by due to complete intrusion of the pathogen this disease is। तो ये सारे जो symptoms है वो आपके मस्करडाइन डिजीज है जो कि Beauveria bassiana से कॉज होती है, उसके ये सारे symptoms हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा है पेब्राइन। जो पेब्राइन आपकी जो अभी मैंने आपको बताया था कि हेरिडिटरी डिजीज होती है आपके सिल्कवॉर्म के अंदर, ठीक है, उसको आप कंट्रोल करते हैं केमिकल मेथड से, ठीक है। तो वो जो आपकी जो पेब्राइन डिजीज है वो क्या है, ठीक है, ये आपके एक प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है। ये
इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोजोवन डिजीज, जो कि एक हेरिडिटरी डिजीज भी है, जो कि आपके सिल्कवॉर्म लार्वा के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन सिल्कवॉर्म वॉज द मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइन इन सिल्क इंडस्ट्री इन यूरोप, स्पेशली इन फ्रांस एंड इन लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो जो पेब्राइन डिजीज है वही आपका जो सिल्कवॉर्म का जो सिल्क इंडस्ट्री थी फ्रांस के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा जो है आपका लॉस कॉज किया था पेब्राइन डिजीज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी पेब्राइन डिजीज इज टू यूज डिजीज फ्री सीड्स प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है। तो जो आपका पेब्राइन डिजीज से प्रिवेंशन करने के लिए आप डिजीज फ्री सीड्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, और उसको प्रोड्यूस करने का कौन सा मेथड होता है, तो मेथड होता है पास्चर मेथड, ठीक है। पास्चर मेथड से आप डिजीज फ्री सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजी फ्लाई बिलोंग्स टू विच ऑर्डर एंड विच फैमिली। सो जो यूजी फ्लाई है ना, वो आपका एक पेस्ट है जो आपके मलबरी प्लांट पे इफेक्ट करता है, ठीक है। तो पहले तो ये डिप्टेरा ऑर्डर में है, ठीक है, और इसकी जो फैमिली है वो टेक्निडी है, टेक्निडी फैमिली के अंदर आपका यूजी फ्लाई जो है वो बिलोंग करता है, और उसका ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि यूजी फ्लाई इज अ पैरासाइट ऑफ एडल्ट बॉम्बेक्स मोराई, फर्स्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यूजी फ्लाई इज अ पैरासाइट ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ बॉम्बेक्स मोराई। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, यूजी फ्लाई इज द पैरासाइट ऑफ पीपल स्टेज ऑफ बॉम्बेक्स मोराई, ठीक है। तो जो यूजी फ्लाई होता है वो आपका लार्वल और प्यूपल स्टेज में ही आपके जो बॉम्बेक्स मोराई है उसका इफेक्ट करता है, यानी कि जो सिल्कवॉर्म है उसका जब लार्वल फेज होता है और जो आपका प्यूपल स्टेज होता है उसी के अंदर ये आपको इफेक्ट करता है। एक पैरासाइट होता है और ये आपको लार्वल और जो आपका प्यूपल स्टेज होता है उस वक्त ही आपका इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। Usicides which are usually used to control the population of UZ flies in sericulture is a which type of formulation, ठीक है। तो ये ओविसाइडल फॉर्मुलेशन होता है। ओविसाइडल फॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि जो यूजी फ्लाइज होती हैं उनके जो ओवम यानी कि जो उनका एग प्रोड्यूस करते हैं वो लोग, और वही एग्स आगे जाके जब उनके अंदर जितने भी प्रोग्रेस होते हैं या फिर उनका मॉडिफिकेशन होता है फिर वो एज अ पैरासाइट अटैक करते हैं किसके ऊपर, बॉम्बेक्स मोराई के ऊपर, ठीक है। तो जो आपका यूजीसाइड है वो एक ओविसाइडल फॉर्मुलेशन है, जो कि जब आप अप्लाई करते हैं जो उनके एग्स होते हैं वही वो खत्म हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका जो यूजी फ्लाई है वो ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डर्मिस्टिड बीटल्स फीड्स अपॉन। तो जो आपका डर्मिस्टिड बीटल है वो आपका ककून और सिल्कवॉर्म के अंदर जो होता है वो फीड करता है। ये सारे जो है आपके निमेटोड्स हैं, ठीक है। निमेटोड्स या फिर इंसेक्ट्स है जो कि आप ये पेस्ट हैं जो आपके जो सिल्क प्रोडक्शन में एक हार्मफुल या फिर हार्मफुल इफेक्ट, हजार्डस इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जो डर्मिस्टिड है जो वो आपका ककून और सिल्कवॉर्म पे फीड करता है, ठीक है। द एंटीना ऑफ डर्मिस्टिड बीटल्स इज, ठीक है। तो जो आपका एंटीना, जब आप डर्मिस्टिड बीटल का जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो एंटीना होता है वो क्लब्ड स्टेज का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना प्रेजेंट, ठीक है, जैसे कि पैक्टिनेट होता है, बाईपैक्टिनेट, क्लब, क्लैवेट और ये सारे टाइप के एंटीनास डिफरेंट टाइप। जब आप एंटोमोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना पढ़ाया गया होगा, लेकिन जो आपका डर्मिस्टिड बीटल है उसका जो एंटीना है वो क्लब्ड शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिफेक्टिव ककून्स में अकर ड्यू टू बैड माउंटिंग प्रैक्टिस। डिफेक्टिव ककून, सेकंड स्टेटमेंट है आपका, डिफेक्टिव ककून्स में अकर ड्यू टू अनसुटेबल क्लाइमेट कंडीशन एंड
डिफेक्टिव ककून में अकर ड्यू टू रॉन्ग हैंडलिंग। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके गलत है, क्योंकि देखिए जो आपके ककून्स है वो ककून्स पे ये जो आपका माउंटिंग है, क्लाइमेट या रॉन्ग हैंडलिंग, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। जो आपका ककून फॉर्मेशन होता है ना, वो मेनली जो आपके जो लार्वा है, यानी कि सिल्कवर्म लार्वा, उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका ककून कैसे फॉर्म हो रहा है, उसकी मोल्टिंग स्टेज क्या है, उस पर सबसे ज़्यादा असर कर। अगर उसकी मोल्टिंग स्टेज सही रहेगी, उसका हेल्थ सही रहेगा, उसको प्रॉपर फीडिंग सही मिलेगी, तो उसका प्रॉपर ककून फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जो आपका डिफेक्टिव ककून होता है वो आपके इन सब कारणों से वजह से नहीं होता है, बल्कि वो आपके जो उसके अंदर की जो डिजीज है, पैथोजेंस की वजह से आपका जो ककून है वो डिफेक्टिव हो सकता है। इन सब की वजह से जो आपके ककून है वो डिफेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज इन मैक्सिमम इन अमाउंट ऑफ ककून ऑफ सिल्कवर्म। तो देखिए जब आप ककून ऑफ सिल्कवर्म की बात करते हैं तो उसमें आपका दो आपके प्रोटीन्स, ये जो आपका इसका राइट आंसर आपका फिब्रियोइन है। जो फिब्रियोइन और सेरिसिन जो है, ये दो आपके जो प्रोटीन है वो आपको सिल्क में प्रेजेंट मिलते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो ककून होता है उसमें मैक्सिमम जो ककून ऑफ सिल्कवर्म, जहाँ से आप सिल्क को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे 80% जो होता है वो आपका फिब्रियोइन प्रेजेंट होता है और 20 to 30% अराउंड आपका जो होता है सेरिसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट में आपका फिब्रियोइन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ककून ऑफ सिल्कवर्म के अंदर। नंबर ऑफ ककून रिक्वायर्ड इन केजीज टू ऑब्टेन 1 kg ऑफ रील्ड सिल्क इज कॉल्ड एज। यानी कि जो कितने नंबर ऑफ ककून आपको, अगर आपको 1 kg रील्ड सिल्क प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको कितने नंबर ऑफ ककून चाहिए है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं रेंडिटा। रेंडिटा इज अ टर्म यूज्ड फॉर नंबर ऑफ ककून रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 kg ऑफ रील्ड सिल्क। यूनिट यूज्ड टू डिनोट द थिकनेस ऑफ सिल्क इज कॉल्ड। जो आपके सिल्क की जो थिकनेस होती है उसको मेजर करने के लिए, या उसकी मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको हम डीनियर कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज डीनियर। मल्टी वोल्टाइन रेस ऑफ सिल्कवर्म हैज रेंडिटा वैल्यू ऑफ। जो मल्टी वोल्टाइन रेसेस होते हैं सिल्कवर्म के, तो उसके अंदर जो आपका रेंडिटा वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 8 to 14 होती है, ठीक है। यानी कि 8 to 40 टाइम्स आप 1 kg ऑफ रील्ड सिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ककून कुकिंग इज द प्रोसेस टू अलाउ, ठीक है। तो जो ककून कुकिंग हम कह रहे हैं, इसमें क्या होता है कि देखिए जो आपका जो ककून आप सेपरेट कर रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो आप सिल्कवर्म को बॉईल कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए इजी हो जाता है ककून को हार्वेस्ट करना, ठीक है। तो उस समय कुछ सिल्कवर्म की डेथ भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या राइट आंसर है, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इन द ककून इज द राइट आंसर फॉर ककून कुकिंग, ठीक है। यहाँ पे आप ककून को बॉईल कर रहे होते हैं। Which of the following reeling predominant in इंडियन सेरिकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि इंडियन सेरिकल्चर में कौन सा रीलिंग टेक्निक है जो प्रीडोमिनेंट, यानी कि बहुत टाइम से वही आपका जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा टाइम से, यानी कि फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इन द लार्जेस्ट अमाउंट, विच टाइप ऑफ टेक्निक इज यूज्ड फॉर रीलिंग इन इंडियन सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज। सो द राइट आंसर इज चरखा रीलिंग। चरखा रीलिंग जो है वो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया की सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रील्स ऑफ मल्टी एंड मशीन्स आर ऑफ स्मॉल साइज विथ सर्कमफरेंस ऑफ। तो जो मल्टी एंड रीलिंग मशीन्स होती है, ठीक है, उसकी जो एरिया, जो उनके रील का एरिया होता है, उसका सर्कमफरेंस आपका कितने का साइज कितना होता है, उसका साइज जो होता है वो आपका 60 to 75 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। Next is jetbot is a dash cylinder made up of 2 concentric tubes।
तो ये जो डेटाबॉट है वो भी आपका एक रीलिंग मशीन है, ठीक है, रीलिंग मशीन का पार्ट है। और इसके अंदर जो आपके जो कंसेंट्रिक ट्यूब्स आपको दो कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल ट्यूब्स आपको करने को यूज़ किए जाते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? तो वो मेटल के बने हुए होते हैं, मेटेलिक होते हैं वो, ठीक है, डेटाबॉट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्लूनेटिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ रील्ड थ्रेड इज डन बाय, ठीक है। तो जो आपका जो आपने रीलिंग करके थ्रेड निकाला है उसको ट्विस्ट करना और एग्लूनेट करके आपको उसको फाइबर में कन्वर्ट करना जो होता है वो किसके थ्रू होता है? तो वो क्रोशियोर मेथड से होता है, ठीक है। राइट आंसर इज क्रोशियोर मेथड से आप जो रील्ड थ्रेड है उसको आप एग्लूनेट करके और उसको आप एक क्या बोलते हैं, फाइबर के अंदर, एक सिल्क फाइबर जो कि फर्दर आप क्लॉथ प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। टू टाइप्स ऑफ क्रोशियोर्स यूज्ड इन इंडिया आर, तो कैम्बर्न टाइप और ट्रेवलेट टाइप ऑफ क्रोशियोर्स जो है वो इंडिया में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये सब आपके ये सब जो आपके टर्म्स हैं ये आपके जो फर्दर ककून्स के जो आपके जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उसके अंदर ये सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो आपका प्रोडक्शन यूनिट होता है जहाँ पे मेनली आपका सिल्क का प्रोडक्शन और उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन जो होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, वहाँ आपको ये सारी मशीनरीज देखने को मिलेगी और वहाँ ये सारे टर्म मेनली यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैटरबॉट इज यूज्ड एज थ्रेड गाइड इन रीलिंग मशीन, पहला ये। दूसरा, चैटरबॉट इज यूज्ड फॉर बेटर अटैचमेंट ऑफ थ्रेड्स। थर्ड स्टेटमेंट इज चैटरबॉट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ स्लब्स एंड वेस्ट। तो जो आपका चैटरबॉट जो आपकी रीलिंग मशीन होती है, जो उसमें आपका जो चैटरबॉट होती है इसमें दो मेटालिक सिलेंडर्स होते हैं जो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, उसका यूज क्या होता है? तो ये तीनों ही आपका चैटरबॉट का यूज है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। ये क्या करता है कि आपका थ्रेड जो है वो रीलिंग मशीन में कैसे जाए, उसको प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि वो सही वे में आपका जाए उसके लिए, और जो आपका अटैचमेंट जो थ्रेड्स का जो अटैचमेंट वो प्रॉपर हो सके, और जो अनवांटेड चीजें हैं वो आपके उस रील्ड थ्रेड से बाहर निकल सके। ये सारा काम जो है वो चैटरबॉट मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। स्टॉप मोशन डिवाइस इज नॉट प्रेजेंट इन, ठीक है। स्टॉप मोशन डिवाइस जो है वो आपका सिंपल रीलिंग मशीन्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस जो एक होता है ना कि कंटिन्यूअसली वो रील करते जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा मशीन्स डेवलप नहीं होती तो स्टार्टिंग स्टेज में आपको ये मशीन देखने को मिलती है। तो जो स्टॉप मोशन डिवाइस होती है, यानी कि एक टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको आप एक टाइम पे प्रोसेस चलते वक्त आप उसको रोक देते हैं। लेकिन ये जो फीचर है आपको सिंपल रीलिंग मशीन्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन्स के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। द डिफेक्ट्स ऑफ द रील्ड सिल्क कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू, तो जो आपका अगर आपने सिल्क को रील कर लिया, यानी कि रीलिंग हो गई है, रीलिंग होके आप उसको थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उसके अंदर आपको लगता है कि कुछ डिफेक्ट्स है, यानी कि कुछ अभी भी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल आ गया हो या सही तरीके से वो अटैच ना हुआ, तो वो डिफेक्ट्स आप कैसे सही करेंगे? तो उसको वापस रील करके, यानी रीलिंग कर सकते हैं उसका, उसके बाद आप उसको फाइन स्ट्रक्चर में, बिल्कुल एकदम अच्छे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीलिंग वेलोसिटी इज मेजर्ड एज द लेंथ ऑफ रॉ सिल्क रील्ड इन, यानी कि जो रीलिंग वेलोसिटी होती है उसको आप कैसे मेजर करते हैं? तो जो आपका होता है कि एक लेंथ ऑफ रॉ सिल्क 1 मिनट के अंदर कितना लेंथ ऑफ रॉ सिल्क आपका 1 मिनट के अंदर रील हो जाता है, वो आपका रीलिंग वेलोसिटी होता है, ठीक है। मशीन्स के अंदर रीलिंग वेलोसिटी ये होती है कि 1 मिनट के अंदर आपका कितना लेंथ ऑफ जो सिल्क है वो रील हुआ है, ठीक है। ट्विस्टिंग ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड एज, तो जो प्रोसेस होता है ट्विस्टिंग ऑफ रॉ सिल्क उसको हम कहते हैं स्कीइंग। जो स्कीइंग मेथड होता है वो ट्विस्टिंग ऑफ रॉ सिल्क होता है, ठीक है। जो रॉ सिल्क होता है उसको हम ट्विस्ट करते हैं और उसके बाद रील करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, और उसके बाद उसको ये सारे प्रोसेसिंग के पार्ट हैं। तो जो आपका ट्विस्टिंग होता है उसको हम स्कीइंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विंडिंग इज अ, ठीक है, विंडिंग क्या होता है? इट इज अ मैकेनिकल टेस्ट ऑफ रॉ सिल्क। जो जब आपके रॉ सिल्क से थ्रेड बन जाता है ना, तो उससे क्या होता है, उसमें हम ना एयर, अब उसमें एयर ब्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उस जो आपकी रॉ सिल्क है उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि वो कितना ज़्यादा प्रेशर या कितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, वो आपका एग्जामिन होता है। तो ये एक मैकेनिकल टेस्ट ऑफ रॉ सिल्क है, ठीक है। विजुअल टेस्ट में अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर का जो आपका कलर होता है वो दिखता है, ठीक है, और उसके बाद वो उसकी शाइन, ये सारी चीज़ें रॉ सिल्क में दिखती है। केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर कितना प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें ये सारे टेस्ट आपके रॉ सिल्क में किए जाते हैं। उसके बाद ही इसकी प्रोसेसिंग होती है इनटू एनी क्लॉथ और समथिंग, ओके। नेक्स्ट आपका कोहेजन टेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो कोहेजन टेस्ट जो है वो आपके रॉ सिल्क टेस्टिंग में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डुपियन कोहेजन टेस्टर कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क प्लेस्ड इन विच मैनर, ठीक है। तो जो आपका कोहेजन टेस्टर होता है, जो आपके रॉ सिल्क टेस्टिंग होता है, उसके अंदर जो आपका कोहेजन टेस्टर होता है, ड्यूपॉइंट कोहेजन टेस्टर, वो जो होता है वो उसमें आपका जो रॉ सिल्क के थ्रेड है ना, वो जिगजैग मैनर में आपके अलाइन किए होते हैं। उसके बाद जो ड्यूपॉइंट कोहेजन टेस्टर है, उसके अंदर आपका जो रॉ सिल्क है वो जिगजैग मैनर में प्लेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज स्लग डिफेक्ट इन द रीलिंग ऑफ सिल्क कैन बी अवॉइडेड बाय, यानी कि जो स्लग्स होते हैं, स्लग्स क्या होते हैं कि जो पार्ट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जब भी आप कुछ भी प्रोड्यूस, अगर आप कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कॉटन सीड, जब आप लीनिंग कर रहे होते हैं कॉटन की, तो उससे क्या होता है, आप उससे सीड रिमूव करते हैं। जो अनवांटेड पार्ट्स है उसको हम स्लग कहते हैं, ठीक है। तो उसको जो आपका लार्ज स्लग डिफेक्ट्स होता है एक रीलिंग ऑफ सिल्क में, उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? लो टेम्परेचर ड्राइंग से आप उसको क्या बोलते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन द ग्रेडिंग फॉर्मुलेटेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन, ठीक है। तो जो आपका सिल्क को ग्रेडिंग दी जाती है इंडिया के अंदर, जो स्टैंडर्ड ग्रेडिंग दी जाती है वो आपके किसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो वो बेस्ड है इंटरनेशनल सिल्क एसोसिएशन स्टैंडर्ड्स के ऊपर। जो आपका इंटरनेशनल सिल्क एसोसिएशन स्टैंडर्ड है उसके बेस पे जो आपकी सिल्क है उसको ग्रेड किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर, ठीक है। जो आपका स्पन सिल्क फैब्रिक्स है आर मेड अप ऑफ, जो स्पन सिल्क फैब्रिक्स है वो कैसे बने हुए होते हैं? तो दे आर मेड अप ऑफ सिल्क वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द रीलिंग ऑफ ककून, यानी कि जब आप ककून्स को रील कर रहे होते हैं उसके टाइम पे आपको बहुत सारे स्लग्स और वेस्ट मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। उस वेस्ट मटेरियल से आप स्पन सिल्क फैब्रिक जो है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cocoons of silkworm are graded scientifically. Second statement, only visual inspection is sufficient for marketing of cocoons. Third statement is cocoon quality has no effect on price fixation. तो ये तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? तो अब आप स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ गया कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो आपका सिल्कवर्म का ककून है वो साइंटिफिकली ग्रेड किया जाता है, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि विजुअल इंस्पेक्शन, यानी देख के ही आपने अगर इंस्पेक्शन कर लिया उतना इनफ है, नहीं, आपका कितने सारे इंस्पेक्शन मेथड है, केमिकल इंस्पेक्शन मेथड है और उसके बाद आपका मैकेनिकल इंस्पेक्शन मेथड है। तो सिर्फ विजुअली यानी कि देख के और फिजिकल इंस्पेक्शन मेथड है, तो सिर्फ देख के आप एक जो है आप ककून्स को मार्केटिंग के लिए नहीं बेच सकते, ठीक है। और जो ककून की क्वालिटी है उस पर तो फॉर श्योर प्राइस फिक्स किया जाता है। किसी भी सिल्क की जो प्राइस होती है उसके ककून की जो क्वालिटी उस पर तो निर्भर करती है। तो यहाँ क्या लिखा है, ककून क्वालिटी हैज नो इफेक्ट ऑन प्राइस फिक्शन। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर हियर आर रॉन्ग, ओके। अब हम बात करते हैं मुगा सिल्क के बारे में, ठीक है। तो जो आपका मुगा सिल्क है
वो किस कलर में होता है, ठीक है। तो जो मूगा सिल्क होता है वो जनरली आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में या असम के पार्ट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंथीरिया एसमा जो होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है, और ये हल्का गोल्डन येलो कलर में होता है, ये आपको हल्का गोल्डन येलो कलर में देखने को मिलेगा, ठीक। द डोमेस्टिकेटेड इरी सिल्कवॉर्म इज मल्टीवोल्टाइन इन नेचर, ठीक है। जो आपका मूगा सिल्क होता है और इरी सिल्क होता है दोनों मल्टीवोल्टाइन इन नेचर होते हैं, यानी कि इनके एक ईयर में आपको सेवरल जनरेशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप वाइल्ड सिल्क इरी सिल्क की बात करते हैं तो वाइल्ड इरी सिल्क का जो साइंटिफिक नेम क्या होगा, वो होगा बॉम्बेक्स सिंथिया। जो आपका बॉम्बेक्स सिंथिया है वो वाइल्ड इरी सिल्क का सिल्कवॉर्म का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूगा सिल्कवॉर्म फीड्स ऑन। तो जो मूगा सिल्क है वो आपका सोम और सोलुआ ट्री के ऊपर जो है वो फीड कर रहा होता है, ठीक है। और ये सारे जो ट्रीज आपको नॉर्थ ईस्ट मेघालय, असम, इन सब रीजन्स में सबसे ज्यादा आपको ये ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि जो इंडियन टेम्परेट टैसर सिल्कवॉर्म और इंडियन ओक टैसर इज अ हाइब्रिड ऑफ। जो पहली बात है जो टैसर सिल्क है वो ओक ट्री के ऊपर फीड करते हैं, कि ओक लीव्स के ऊपर फीड करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इंडियन ओक टैसर कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन टेम्परेट टैसर सिल्कवॉर्म जो है वो हाइब्रिड किसका है, यानी कि ये एक हाइब्रिड वैरायटी है सिल्कवॉर्म्स की, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये आपकी प्रोड्यूस होती है चाइनीज एंथीरिया पेरिनी और इंडियन एंथीरिया रोली, ये दोनों जो आपके टैसर सिल्कवॉर्म है, जो इंडियन एंथीरिया रोली और चाइनीज एंथीरिया पेरिनी को जो हम जब आप आपस में मेटिंग कराते हैं तो उससे एक हाइब्रिड प्रोड्यूस होती है, वो होती है आपकी जो है इंडियन ओक टैसर या फिर इंडियन टेम्परेट टैसर सिल्कवॉर्म, ठीक। देन मूगा सिल्कवॉर्म इज एंडेमिक टू इंडिया एंड अकर, यानी कि मूगा जो सिल्कवॉर्म है वो जनरली आपका एंडेमिक है इंडिया। एंडेमिक मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में ही वो प्रेजेंट है, और वो एरिया अकर करता है ब्रह्मपुत्र वैली एंड अजॉइनिंग हिल्स ऑफ असम। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो मूगा सिल्क है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में मिलता है, जो कि आपके उसका जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है वो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र वैली है उसके अक्रॉस से आपको मूगा सिल्कवॉर्म मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टसार ककून आर कुक्ड विद। जो आपका टसार ककून है उसको आप कैसे जो होता है फर्मेंट या वो करेंगे, उसको कैसे उसके अंदर जो आपकी प्रोसेसिंग है वो की जाती है, वो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडा एस के अंदर आपको टसार सिल्क को कुक किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली कुक जो आपका मलबरी सिल्कवॉर्म होता है उसको नॉर्मली वाटर में आप बॉईल करते हैं, लेकिन जो टसार सिल्क होता है उसको आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडा एश के अंदर कुक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरी ककून आर, यानी कि इरी ककून का क्या फीचर है, तो इरी ककून का फीचर है ओपन माउथ एंड विथ डिसकंटिन्यूअस सिल्क फिलामेंट। यानी कि जो आपका जो इरी ककून है उसका जो आप जब ककून देखेंगे तो उसके अंदर का जो आपको सिंगल फिलामेंट मिलेगा वो आपको एकदम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं मिलेगा, कंटिन्यूली आप उसको ट्विस्ट निकल, वो डिसकंटिन्यू थोड़ा निकल के फिर एक स्ट्रैंड के बाद फिर एक फिलामेंट निकल रहा है, फिर थोड़ी बार एक फिलामेंट, तो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आपको उसका फिलामेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the leaf maturity of mulberry is measured by estimating the, ठीक है। यानी कि जो आपकी जो मलबरी लीव है जो कि आप यूज करने जा रहे हैं आगे आपका जो सिल्कवॉर्म रियरिंग के अंदर, तो उसकी मैच्योरिटी आपको कैसे पता चलेगी, तो उसके अंदर कितना कैल्शियम रेशियो है इससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपका जो मलबरी लीफ है वो मैच्योर हो चुका है या नहीं, ठीक है। In terms of medical value, the mulberry leaves are considered to be, तो जो आपके मलबरी लीव्स है वो डायफोटिक नेचर के होते हैं, यानी कि जो आपके मलबरी लीव्स है वो आपको डायफोटिक मेडिकल वैल्यूज शो करते हैं, ठीक है। फ्रेश मलबरी फ्रूट्स कंटेन, जो मलबरी का जो फ्रूट होता है वो क्या कंटेन करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम प्रेजेंट होता है फ्रेश मलबरी फ्रूट्स के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमनली यूज्ड टू इंक्रीज जूस यील्ड ऑफ मलबरी फ्रूट्स, यानी कि जो आपका मलबरी फ्रूट है उसमें आपका सबसे ज़्यादा जूस प्रोड्यूस हो, उसके लिए आपका जो एक ट्रीटमेंट किया जाता है वो होता है एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। इसके थ्रू क्या होता है, जो आपका जो मलबरी का फ्रूट जनरेट होता है उसमें आपकी जो जूसेस के अमाउंट है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेटमेंट, waste products of silk rearing could be utilized to produce value added products. First statement. Second statement is waste product of silk rearing is injurious and cannot be used anywhere. Third statement, silk rearing has no waste product at all. तो यहाँ पे पूछा गया इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट सिर्फ आपका करेक्ट है, क्योंकि देखिए जो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि आप जो आपके जो स्लग्स हैं उससे भी आप जो है एक कम सिल्क फैब्रिक जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि सिल्क रेयरिंग से प्रोड्यूस होता है वो इंजीनियस होता है, वो इंजीनियस बिल्कुल भी नहीं होता, उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा है कि आपका सिल्क प्रोडक्शन में कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंथोसाइनिन कंटेंट इन द मलबरी वाइन इज डैश देन द रेड ग्रेप वाइन, ठीक है। तो जो आपका मलबरी की जो वाइन जो आपके मलबरी फ्रूट से जो आपकी वाइन प्रिपेयर होती है और जो आपकी ग्रेप से वाइन प्रिपेयर होती है उसके अंदर का जो एंथोसाइनिन कंटेंट है, एंथोसाइनिन कंटेंट क्या होता है, जब आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एंथोसाइनिन कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो जो उसका जो भी कलर होता है वो डार्केस्ट रेड शेड में आपको दिखता है, ठीक है। तो जो आपका मलबरी के अंदर जो एंथोसाइनिन कंटेंट होता है वो हायर होता है देन द एंथोसाइनिन कंटेंट इन द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन से ज्यादा एंथोसाइनिन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्पीशीज ऑफ लेपिडोप्टेरा टू हैव अ कंप्लीटली सीक्वेंस्ड जीनोम इज, यानी कि लेपिडोप्टेरा के अंदर जब हम सेरिकल्चर की बात करें तो लेपिडोप्टेरा के अंदर वो कौन सी स्पीशीज थी जिसके अंदर सीक्वेंस जीनोम था। अब जीनोम क्या होता है, तो जीनोम आपका अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो एक सीक्वेंस जो फॉर्म में था वो आपके किसके अंदर प्रेजेंट था, तो वो आपके प्रेजेंट था बॉम्बैक्स मोराई के अंदर, यानी मलबरी सिल्कवर्म के अंदर, ठीक है। द बुक द सिल्कवर्म एन इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी टूल इज रिटन बाय, यानी कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी यतारो तजीमा के, यानी कि द राइटर वाज यतारो तजीमा। यतारो तजीमा वाज द राइटर ऑफ द बुक द सिल्कवर्म एन इम्पॉर्टेंट लैबोरेटरी टूल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुवेनाइल हार्मोन इन सिल्कवर्म इज सिक्रेटेड बाय, हाँ, तो जो जुवेनाइल हार्मोन्स होता है सिल्कवर्म के अंदर वो किससे सिक्रेट करता है, यानी कौन से उसके ग्लैंड से या फिर कौन से पार्ट से आपका सिक्रेट करता है। जो सिल्कवर्म का कॉर्पस एलाटम होता है उसके अंदर से आपका जुवेनाइल हार्मोन्स सिक्रेट करता है। ये भी एक ग्लैंड है जो कि आपका एक जुवेनाइल हार्मोन्स आपके सिल्कवर्म से सिक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्ट फिलामेंट डिपॉजिट ड्यूरिंग ड्रेसिंग प्रोसेस विच कैन नॉट बी स्पन बी कॉल्ड एज, ठीक है। यानी कि जो आपके छोटे छोटे फिलामेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं ड्रेसिंग प्रोसेस के अंदर, जब आप जितने भी देखिए जब ककून से आप सिल्क रियर कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिलामेंट डिसकंटिन्यूस फिलामेंट्स भी आपको मिलते हैं जो कि आपको स्पन नहीं, यानी कि उसको आप रील करके थ्रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नॉइल यार्न, यानी कि उसका नाम क्या देते हैं आप, नॉइल यार्न। वो शॉर्ट फिलामेंट्स होते हैं जो कि आगे स्पनिंग के या स्पिनिंग के प्रोसेस के अंदर नहीं लिए जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैट कंटेंट ऑफ सिल्कवर्म प्यूपा इज ऑन ड्राई बेसिस, यानी कि जो आपके सिल्कवर्म के अंदर जो है, अगर आप सिल्कवर्म को जब ड्राई बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर कितना प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, तो 30.1% प्रोटीन आपको सिल्कवर्म के अंदर, यानी कि 30.1% ऑफ फैट जो है आपको सिल्कवर्म प्यूपा के अंदर मिलेगा ऑन ड्राई बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
टसार वेस्ट मटेरियल कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ what material which hinders mechanical processing in the spun silk mill। यानी कि ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका टसार सिल्क जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, टसार सिल्क के अंदर वो कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं जो स्पिनिंग के टाइम पे आपको एक हिंडर यानी कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो जो टसार सिल्क के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना वो गमी इन नेचर होते हैं, और वो गमी इन नेचर की वजह से जब आपका मैकेनाइजेशन किया जाता है या स्पिनिंग की जाती है तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल cocoons आर particularly reeled to produce which silk which has high commercial value, ठीक है। तो जो आपका डबल cocoons होता है वो डुपियन सिल्क होता है वो प्रोड्यूस करता है, जो इसका कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यानी कमर्शियल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो जो मार्केट में उसका वैल्यू कितना है, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा जो सिल्क है वो आपका खरीदा या एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो जो डुपियन जो सिल्क होता है वो आपका सबसे ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोथ इमर्ज फ्रॉम डबल cocoons आर, ठीक है। यानी कि जो डबल cocoon से जो मोथ इमर्ज होते हैं उनको कैसे आप यूज कर सकते हैं, तो दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कमर्शियल डिजीज फ्री लेइंग ऑफ मल्टी एक्स बाइवोल्टाइन। तो जो मल्टी एक्स बाइवोल्टाइन जो बाइवोल्टाइन टाइप ऑफ सिल्कवर्म होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय मोथ विच इज इमर्ज फ्रॉम द डबल cocoon, ठीक है। और ये डिजीज फ्री होते हैं इसलिए कमर्शियली इनको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। जो भी मोथ आपके डबल cocoon से प्रोड्यूस होंगे वो कमर्शियली हाई वैल्यू रखते हैं, और जो मोथ आपका प्रोड्यूस होगा उसमें डिजीज नहीं होता है, और ये मल्टी और एक्स वोल्टाइन का क्रॉस होता है, यानी कि मल्टी वोल्टाइन और बाई वोल्टाइन का एक क्रॉस होता है ये मोथ। यानी कि जो मोथ हुआ ये मल्टी वोल्टाइन और बाई वोल्टाइन टाइप ऑफ सिल्कवर्म का क्रॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्यूपल ऑयल ऑफ सिल्कवर्म प्यूपी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। जो आपके जो सिल्कवर्म का जो प्यूपा होता है, ठीक है, प्यूपल जो स्टेज होता है उससे अगर आपको प्यूपल ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो हेक्सेन ऑयल एक्सट्रैक्शन मेथड होता है जिसके थ्रू आप प्यूपल ऑयल जो होता है सिल्कवर्म प्यूपा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्कवर्म फेब्रियोइन कैन बी सॉल्युबलाइज्ड बाय। जो आपका सिल्कवर्म होता है जब आपका सिल्क प्रोड्यूस हो रहा होता है उसके अंदर दो प्रोटीन आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक होता है फेब्रियोइन और दूसरा होता है सेरिसिन, ठीक है। तो जो सेरिसिन होता है और जो फेब्रियोइन होता है वो दो प्रोटीन आपके प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो जब आपको आपका जो फेब्रियोइन है उसको आपको सॉल्युबलाइज करना है तो उसके लिए आपको उसके अंदर से आपको डीगमिंग करनी होगी, यानी कि डीगमिंग प्रोसेस से आप फेब्रियोइन को सॉल्युबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ सिल्क थ्रेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoon contains what % ऑफ सेरिसिन प्रोटीन। यानी कि जो रॉ सिल्क थ्रेड होता है उसके अंदर जो सेरिसिन कंटेंट होता है वो कितना होता है, तो वो 20 to 30% होता है। रेस्ट आपका फेब्रियोइन होता है जो आपका 70 to 80% होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिकल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशन ऑफ सेरिसिन इंक्लूड्स। यानी जो आपका सेरिसिन जो आपका प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका उसका मेडिकल और कॉस्मेटिक एप्लीकेशन क्या है, तो वो आपका एज अ एंटी एजिंग एंड एंटी रिंकलिंग जो आपका कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें देखिए आपको बहुत सारे कॉस्मेटिक आपको क्रीम्स मिलेंगे, उसमें एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं कि ये एंटी एजिंग एंड एंटी रिंकलिंग है। तो जो सेरिसिन है इसका ये आपका मेडिकल एंड कॉस्मेटिक एप्लीकेशन है, ठीक है। So this was the last question. Hope all the questions are clear for all of you. Thanks for watching Agriculture and GK. Take care. Goodbye.